मैं जब ऑल ओवर इंडिया में ट्रैवल करती हूँ तो बहुत जगहों पे मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं कि मैम हम ये मेडिसिन दे रहे हैं, हम ये सारी चीजें दे रहे हैं, बट हमें उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स पे जब ये सारी चीजें रिसर्च की और जब मैंने देखा तो मुझे एक चीज पता चली कि कभी कभी बस प्रोडक्ट्स ही वर्क नहीं करते। जब पेशेंट की कंडीशन थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कभी कभी मेडिसिन भी वर्क नहीं करते, तो हमें कुछ और चीजों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो आज मैं आपको एक चीज बता दूं, आज हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करने वाले, आज हम किसी भी मेडिसिन के ऊपर बात नहीं करने वाले, आज हम सारी नेचुरल चीजों के ऊपर वर्क करने वाले। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ, ये बीमारी है ये प्रोडक्ट दे दो, ये बीमारी है ये मेडिसिन दे दो, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता है हमारी लाइफस्टाइल, हमारा डाइट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो कौन सी वो चीजें हैं, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज कीप योर नोट्स हैंडी। आज का जो हमारा सेशन है वो 1.5 आवर्स का सेशन होगा, बिकॉज मेरे लिए बहुत मुश्किल है वो सारा कुछ 1.5 आवर्स में बताना, क्योंकि कंटेंट मेरे पास इतना सारा कुछ है बताने के लिए। तो आज मैं सुबह से मैं यही प्लान कर रही हूँ कि मैं शॉर्ट में आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन किस तरीके से दे पाऊं। सो मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक, आप नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। और मैं आपको कुछ चीजें और भी यहाँ पे गिफ्ट्स भी आपको मैं देने वाली हूँ, कुछ चीजें आपको मिलने भी वाली, वो सारी चीजें मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि इस पूरे मंथ मैंने आपके लिए बहुत कुछ प्लान किया है, बहुत सारी चीजें मैं देने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 2023 की जो हम शुरुआत करें, बहुत सारे लोगों की मेडिसिन कम हो जाए, बहुत सारे लोगों की बीमारियां खत्म हो जाए। तो इसलिए ये सारी चीजें हमने शुरुआत की है। तो चलिए, बहुत सारे वेबिनार्स मैंने इसलिए प्लान किए और वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे इसलिए रखे हैं। डायबिटीज हम सबके घर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम आप सबको देखने को आज मिल ही रही है, लोग एक्सरसाइज कर रहे सडन हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो क्या रीजन है उन सब चीजों के पीछे? थायराइड एक हाउस होल्ड बीमारी हो गई है, हर घर में आप जाइए आपको थायराइड के पेशेंट्स मिलेंगे ही। तो इन सारे टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे चूज किया है, तो क्या रीजन है इसका वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। एंड कैमरा ऑन रखिएगा, लास्ट में हम एक ग्रुप सेल्फी भी लेंगे, तो आई विश सबका कैमरा जो है वो ऑन रहे। मैं ना आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि लोग ना मुझे रिप्लाई करें, क्योंकि जब आप रिप्लाई करोगे तो मुझे लगेगा कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो मेरे साथ। सबसे पहले, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं, कहाँ से लोग आज हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं? मैं चाहती हूँ चैट बॉक्स में आप एक बार मुझे टाइप करके बताएं कहाँ से आप लोग यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हैं। और जो लोग हमसे यूट्यूब पे जुड़े हैं वहां पे आप भी चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप कहाँ से, इंडिया के कौन से कॉर्नर से, क्योंकि हमारे पास आज इंडिया के बाहर से भी कुछ लोग हैं और आज इंडिया के हर एक एरिया से हमारे साथ लोग जुड़े हैं। तो मैं दोनों जगह पे मैं देख रही हूँ, मैं अपने यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीमिंग पे देख रही हूँ। ओके, इंदौर से, सागर एमपी, गुजरात, कोल्हापुर से है, शुभम जी कोल्हापुर से है, ओके, संजय जी बीकानेर, महाराष्ट्र, जयपुर, मुंबई, हमारे मुंबई से भी बहुत सारे लोग हैं, फातिमा जी, ओके, बिहार से भी लोग हमारे साथ हैं, जयपुर, महाराष्ट्र, जयपुर, वडोदरा, चोमू, आंडवी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले अगर ये एक बड़ा हॉल होता तो मैं आप सबके लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग करवाती, बट वो हमें लग्जरी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में नहीं होती है। तो थैंक यू सो मच, मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप सब ने इनिशिएटिव लिया और कहीं ना कहीं हम एक फैमिली हैं और मिलकर हम एक बहुत बड़ा, आज हमने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जहाँ पे आज हमारे साथ लगभग 2000 के ऊपर आज हमारे साथ लोग यहाँ पे ऐड हुए हैं आज के वेबिनार के लिए। हर एक इंडिया के आई गेस हर एक कॉर्नर से आज हमारे साथ लोग जुड़े हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। चीजें बहुत कुछ है बताने के लिए और रात बहुत लंबी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर थोड़ा सा सेशन हमारे साथ लंबा भी होगा तो बने रहिएगा, क्योंकि फ्री का है। इसलिए मैंने कभी ये नहीं सोचती हूँ कि चलो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देनी है। जो लोग मेरे पुराने स्टूडेंट है उनको पता है मैं हमेशा उनको एक्स्ट्रा ही हमेशा ट्रेनिंग्स में मैं बताती हूँ, तो मेरे पास बहुत कुछ है बताने को, बस मेरे साथ बने रहिएगा। ओके, थैंक यू खुशबू जी, थैंक यू। चलो लेट्स स्टार्ट। अब एक पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ वो क्वेश्चन क्या है, आज डायबिटीज आप सब घर में देखोगे, हर घर में आपको एक डायबिटिक के पेशेंट मिलेंगे, बट सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो डायबिटिक पर्सन है, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे ग्रुप में हैं और वो डायबिटिक के पेशेंट है और मेडिसिन पे हैं, वो डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो डायबिटिक के पेशेंट हैं, हमारे इस ग्रुप में हैं और डायबिटीज की मेडिसिन को ले रहे हैं? सुनील जी ने यस बोला,
ऑलमोस्ट आज बहुत सारे लोग हमारे इस ग्रुप में होंगे। चंद्रकला जी ने यस बोला, कुछ लोग, शीतल जी यस, रघुनाथ जी यस। डायबिटीज बहुत कॉमन सी हो गई है। मैं आज आपको बेसिक से समझाने वाली हूँ। अगर कोई नॉन मेडिकल फील्ड का भी यहाँ पे बैठा है ना, दीपक जी कह रहे हैं उनको इंसुलिन लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हमें फीड की जाती हैं कहीं ना कहीं हम उसको ही लेकर हमेशा अपनी लाइफ में चलते रहते हैं। ऑलमोस्ट 80 to 90% लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जिनको डायबिटिक का प्रॉब्लम होगा। बट उसके पहले एक और भी चीज है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अच्छा, कितने से लोगों को लगता है कि डायबिटीज इज रिवर्सिबल? हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं? कितने से लोगों को लगता है कि हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं? डायबिटीज हो गया, मेडिसिन चल रही है और अभी इसको हम बंद कर सकते हैं। दिनेश जी कह रहे हैं नो। अच्छा, किसी ने आई डिड भी लिखा, वेरी गुड। क्योंकि बहुत सारे लोगों की बचपन से एक कंडीशनिंग होती है कि डायबिटीज हो गया ना, अब हम ठीक नहीं हो सकते। एंड मुझे अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग आज हमारे साथ, बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हैं। रेखा शर्मा जी भी कह रही हैं कि हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। बट ये होता क्यों नहीं है? बहुत सारी क्वेश्चंस आते हैं ना, ये होता क्यों नहीं है? फिर बहुत सारे लोग आज भी इंसुलिन पे हैं, बहुत सारे लोग डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं, और आज से नहीं, बहुत सालों से, 5 साल 10 साल से डायबिटीज के पेशेंट हैं और वो मेडिसिन ले रहे हैं। सो आइए हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर। जब भी मैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लोग बहुत ज्यादा प्रॉम्प्टली बहुत ज्यादा रिप्लाई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। सबसे पहले आज हम बहुत सारी चीजें आपको सिखाने वाले हैं। आज यहाँ पे बहुत सारी चीजों के ऊपर मैं बात करूंगी, और मेरी ट्रेनिंग में कुछ नॉर्मल नहीं, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा साइंटिफिक लेती हूँ। मैक्सिमम चीजें आपको पता चलेंगी आज की ट्रेनिंग के बाद। यहाँ पे मैं आपके कुछ ऐसे मिथ को बर्स्ट करूंगी जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि डायबिटिक पेशेंट है, हम ये नहीं खा सकते, डायबिटिक पेशेंट है तो मेडिसिन ले रहे हैं, चलो कुछ भी खा लो तो काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है, कुछ कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना है। देखिए, यहाँ पे 2 कंडीशन आपके साथ हो सकते हैं। पहला कंडीशन, आप डायबिटिक के पेशेंट है और खुद मेडिसिन ले रहे हैं। दूसरा कंडीशन, आप एक वेलनेस इंडस्ट्री में हैं और लोगों को प्रोडक्ट्स दे रहे हैं डायबिटीज के ऊपर, या वो उनकी मेडिसिन चल रही है उसके साथ आप उनको कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मार्केट में कभी कभी होता है, हम किसी को कोई मेडिसिन देते हैं, कोई प्रोडक्ट देते हैं, तो पेशेंट में हमें एज सच रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि उनकी कंडीशन जो होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। आपका लिवर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा हो, आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं हो, आपकी बॉडी में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स को कोई एड्रेस नहीं करता। मैं जब ऑनलाइन ट्रेनिंग या ऑफलाइन ट्रेनिंग लेती हूँ तो मैक्सिमम चीजों पे मेरा जो डायबिटीज के ऊपर जो सेशन होता है वो सबसे लंबा होता है, क्योंकि डायबिटीज के ऊपर बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। आज हम सीखेंगे कि डायबिटीज होता क्या है, हमारी बॉडी का 100 मॉडल ऑफ द ब्रेन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? हम हमेशा बात करते हैं एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज शुगर बढ़ जाता है तो क्या होता है, बट नो वन टॉक्स अबाउट एक्सेस ऑफ इंसुलिन। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन बढ़ जाता है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं? डायबिटीज की कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस है? डायबिटीज के रीजंस कौन कौन से होते हैं? अगर आपके पास कोई पेशेंट है या आप खुद है और सब कुछ कर रहे हैं, शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, क्या चीजें आपको अपने डाइट में चेंज लाना है। और मैं आपको एक डाइट प्लान भी प्रोवाइड करने वाली हूँ, जो आप अपने लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के साथ या मेडिसिन के साथ आप उनको ये डाइट प्लान दे सकते हो, उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा अपने शुगर को कंट्रोल करने में। और कौन कौन से लेबोरेटरी के टेस्ट हम करवा सकते हैं? अगर कोई पर्सन आपके पास है या आपके घर में आपके पेरेंट्स है जिनको 5 इयर्स 6 इयर्स 10 इयर्स से डायबिटिक की प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स में आप एनुअली उनके कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हो, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। एंड लास्ट में आई गिव यू अ डाइट प्लान, अ वेरी गुड डाइट प्लान, जिससे आपके पेशेंट्स में बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बात करते हैं डायबिटीज होता क्या है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिकल बैकग्राउंड के, हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? अभी भी मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? ओके ओके, जिनको भी आवाज की प्रॉब्लम हो रही होगी एक बार प्लीज अपना नेटवर्क आप चेक कर लीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। मैं आपको बेसिक से समझाती हूँ, अगर कोई नॉन मेडिकल बैकग्राउंड का भी पर्सन होगा ना, उसको भी समझ में आ जाएगा कि हम क्या, डायबिटीज की शुरुआत कैसे होती है। नॉर्मली डायबिटीज को हम कहते हैं वन इलनेस विथ मेनी फेसेस।
बहुत सारे लोगों को लगता है कि शुगर कंट्रोल नहीं होना, ठीक है, अभी मेरा शुगर तो कंट्रोल में है, लेकिन उनको नहीं पता होता है हमारा शुगर तो कंट्रोल में है, लेकिन उसके पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। नॉर्मली क्या होता है, हमारी बॉडी में ये ऑर्गन होता है जिसको हम पैंक्रियास कहते हैं। मैं आपको सिंपल स्टार्टिंग से समझा रही हूँ ताकि कोई नॉन मेडिकल बैकग्राउंड का है उसको भी समझ में आए। हम जब भी कोई खाना खाते हैं, हमने एक एप्पल खाया या कुछ भी खाया, हमने एप्पल खाया या कुछ भी खाया, रोटी खाया, राइस खाया, कुछ भी खाया, वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होके उसका बनता है शुगर। ये शुगर हमारी बॉडी में जैसे हमारे ब्लड में जाता है, हमारी बॉडी में ये पैंक्रियास बनाता है इंसुलिन, और ये इंसुलिन बना के आपके ब्लड में डाल देता है। ये इंसुलिन एक्ट्स लाइक अ की, चाबी का काम करता है। हमारी बॉडी में जो भी सेल्स है उस पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, एक आप ये समझ लीजिए एक लॉक लगा होता है, इंसुलिन आता है उस लॉक को ओपन करता है, तब वो जो शुगर आपके ब्लड में है वो आपके बॉडी में चला जाता है। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस दैट हैपेंस। कभी कभी क्या होता है, ये इंसुलिन बनता ही नहीं है। जब इंसुलिन नहीं बनता है तो उसको हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, जिसमें अपने ही पैंक्रियास के बीटा सेल्स को बॉडी डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, जहां पे हमें इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। टाइप 2 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन बन रहा है लेकिन बहुत कम बन रहा है। आपको पता है अभी जर्नल्स में एक और तरीके की डायबिटीज को मेंशन किया जा रहा है, दैट इज टाइप 3 डायबिटीज। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि जब हमारा शुगर कंट्रोल नहीं होता है देन इट कैन लीड टू डिमेंशिया, एल्जाइमर्स, ऐसी बीमारियां जहां पे आपका ब्रेन इफेक्ट होता है। एक्सेस ऑफ शुगर इन योर ब्लड कैन लीड टू टाइप 3 डायबिटीज, जिसको हम आजकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइप 3 डायबिटीज पे, जिसके ऊपर मैं आगे बात करूंगी। सो बॉडी हर एक कंडीशन में आपकी बॉडी में शुगर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एनी हाउ बॉडी को कुछ भी करके आपकी बॉडी में शुगर कंट्रोल करना ही है, शुगर को आपकी बॉडी में जो ब्लड में शुगर है उसको कंट्रोल करना है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी में जब ब्लड में आपके शुगर है तो आपका पैंक्रियाज में 2 सेल्स होते हैं, एक होता है अल्फा सेल और एक होता है बीटा सेल। बीटा सेल बनाता है इंसुलिन, और जो भी आपके ब्लड में एक्सेस शुगर है उसको आपके सेल्स के अंदर डाल देता है। लेकिन जब हम खाना नहीं खा रहे, अभी मैंने खाना नहीं खाया, तो मेरे ब्लड में जब भी ग्लूकोज की कमी होगी, शुगर की कमी होगी, तब आपका पैंक्रियाज ही अल्फा सेल्स जो आपके पैंक्रियास के हैं वो बनाते हैं ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन आपके लिवर में जो शुगर जमा है वो निकालकर आपके सेल्स के अंदर डाल दे, आपके ब्लड के अंदर डाल देता है। मतलब आपका पैंक्रियाज ही एक ऐसा ऑर्गन है जो आपके शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। शुगर ज्यादा होगा तो इंसुलिन बनाएगा, शुगर कम होगा ब्लड में तो आपका पैंक्रियाज ग्लूकागॉन बनाएगा। मतलब क्या है कहने का, बहुत सारे लोग कहते हैं ना मेरा शुगर बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया है, या कुछ लोग बोलते हैं मेरा शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि उनका पैंक्रियाज अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर आपको हाइपरग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम है तो भी आपको अपने पैंक्रियाज का ख्याल रखना है, और अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर बहुत ही ज्यादा कभी कभी अचानक कम हो जाता है, इट मीन्स कि पैंक्रियाज अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो बॉडी एट एनी कॉस्ट हर एक कंडीशन में आपके शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, हर एक कंडीशन में आपके शुगर को मेंटेन करता है। लिवर हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो एक्सेस शुगर को, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है मेरा, ओके दिख रहा है, प्लीज आप एक बार लॉग आउट करेंगे तो फिर आप लॉग इन नहीं हो पाएंगे, आप एक बार चेक करिए अपने साइड से। ओके संध्या जी, थैंक यू सो मच। सो बहुत सारे लोग ना अपने शुगर को मतलब उस पर उतना ध्यान नहीं देते, उनको लगता है कि ठीक है मैं मेडिसिन तो ले रहा हूं ना। आपको पता है 1/3 जो आज डायबिटिक के पेशेंट हो रहे हैं, 1/3 जो डायबिटिक के पेशेंट हैं वो आगे चलकर उनको कुछ ना कुछ किडनी रिलेटेड इश्यूज देखा जाता है। हर 5 में से 4 जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, लोग कहते हैं कि इनको हार्ट अटैक आ गया, इनकी किडनी डैमेज हो गई, ही इज ऑन डायलिसिस, उनका डायलिसिस हो रहा है। लेकिन कोई ये नहीं बात करता कि इसकी जो शुरुआत है ना वो कहीं ना कहीं डायबिटीज से है। हमेशा हम हार्ट अटैक और किडनी डिजीजेस की वजह से डेथ बोलते हैं, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं आपकी डायबिटीज से हुई है, जिसको मैं आगे आपको समझाऊंगी। बहुत सारे लोगों के जो एम्प्यूटेशन और पैर काटने पड़ जाते हैं, लेग एम्प्यूटेशन करना पड़ जाता है, उन सब के पीछे डायबिटीज एक बहुत बड़ा रोल करता है। इसीलिए प्लीज डायबिटीज को कभी भी लाइटली मत लीजिए। इफ योर शुगर इज नॉट गेटिंग कंट्रोल, प्लीज ध्यान दीजिए एंड अपने डाइट को करेक्शन करिए। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाने वाली। सपोज एक फिश है, मेरे घर में एक फिश टैंक है छोटा सा, सेम फिश टैंक मेरे घर में, मैंने उसमें 2 फिशेस रखी है।
मेरी फिश बीमार हो जाती है, तो मैं क्या करती हूँ, फिश को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, बाहर जाती हूँ, डॉक्टर उसको मेडिसिन दे रहा है, फिर घर पे आ रही है, मैं उसी फिश टैंक पे अपनी फिश को डाल दे रही हूँ। तो क्या हो रहा है, मेरी फिश जो है वो बीमार है। बीमार वो नहीं है, वो जिस पानी में है ना, वो पानी गंदा हो गया है। तो जब भी मैं फिश को बाहर निकालती हूँ, मेरी फिश हेल्दी हो जाती है। जब हम उस पानी में फिर से उस फिश को डालते हैं हम लोग, तो फिश जो है वो फिर से बीमार हो जाती है। आज क्या हो रहा है, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या जब हमें कोई बीमारी हो जाती है, डायबिटीज हो जाता है, थायराइड हो जाता है, हमें बस उसके लिए मेडिसिन दी जाती है। हमें उसका एनवायरमेंट नहीं चेक किया जाता। कोई ये नहीं पूछता कि आप डाइट में क्या लेते हो, आपका स्लीपिंग पैटर्न सही है कि नहीं, आपकी बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस है कि नहीं। मैक्सिमम चीजों पे हमें बस मेडिसिन ही रिकमेंड की जाती है। मेरे पास कुछ ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनके दिन में 20 टैबलेट्स, 20 कैप्सूल्स वो दिन भर में ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने कंडीशन को, अपने एनवायरमेंट को चेंज नहीं करते। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी थ्योरी लिखी गई है जिसको हम जर्म कॉजेज डिजीज, जिसको हम जर्म थ्योरी बोला जाता है। आज बोला जाता है कि कोई भी बीमारी जर्म्स की वजह से होती है, लेकिन एक पर्सन है, उनका कहना है कि कोई भी बीमारी आपके इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से होती है। इवन डायबिटीज के पीछे भी ये रीजन देखा जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिससे आपको डायबिटीज और भी बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आएगी। एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में बहुत सारे पैसेंजर्स जा रहे हैं। ये पैसेंजर्स को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ शुगर से। एयरपोर्ट है हमारा बॉडी, और ये जो बसेस है ना, ये हमारी इंसुलिन है। अगर ये तीनों चीजें सिंक में काम करती हैं, पेशेंट्स शुगर जो है वो अंदर एयरपोर्ट के घुसते हैं, हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर रही है, ये एयरपोर्ट पे जाकर सारे जो पेशेंट है वो इंसुलिन की हेल्प से फ्लाइट पे बोर्ड कर जाते हैं। एक भी चीज अगर कुछ भी डैमेज होता है, क्या होता है, अगर आपका इंसुलिन नहीं बनना स्टार्ट होता है, जब आपका इंसुलिन, मतलब ये जो बसेस है, सपोज करिए ये जो बसेस हैं आपके एयरपोर्ट पे, ये नहीं होंगी या काम नहीं करेंगी, तो क्या होगा, सारे पैसेंजर्स जो है वो एक जगह इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, अक्यूमुलेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये सारे पैसेंजर्स क्या है, ये शुगर है। हमारे बॉडी तक ये शुगर जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है। अब क्या हो रहा है, जब जिस कंडीशन में आपके इंसुलिन ही नहीं बनते, उसको हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं, जो बचपन में ही देखा जाता है। मैं आज आपको कुछ रीजंस भी बताऊंगी जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज होता है। टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है, जहां पे इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन बहुत सारे रीजंस हो रहे हैं। इंसुलिन बन रहा है लेकिन बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इंसुलिन बन रहा है लेकिन बहुत कम बन रहा है, ऐसे बहुत सारे रीजंस देखे जाते हैं। शुगर जब बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो हम उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। कुछ टर्म्स याद रखिए, कोई आपको बोलता है कि मुझे हाइपरग्लाइसीमिया, यू शुड नो हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है। तो दीज आर नॉर्मल टर्म्स। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स भी जुड़े हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको मेडिकल की उतनी नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैं छोटे छोटे टर्म्स जो हैं वो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। शुगर जब ज्यादा बढ़ जाता है तो हम उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। मतलब क्या है कहने का, जब भी आपकी बॉडी में शुगर होगा, इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, जब भी आपकी बॉडी में, सपोज करिए आपके ब्लड में आपने कुछ पिया कोल्ड ड्रिंक, आपने जैसे कोल्ड ड्रिंक पिया, इसमें बहुत ज्यादा शुगर होता है, ये शुगर तुरंत आपके ब्लड में गया और आपके ब्लड में एक सडन स्पाइक किया उसने शुगर का। तो बॉडी क्या करेगा, जब सडन शुगर आ जाएगा तो बॉडी दो मैकेनिज्म यूज करता है, इसको ध्यान से समझिएगा। पहला मैकेनिज्म क्या है, हमारी बॉडी में जो पैनक्रियाज है उसको बोलेगा कि काम करो, जल्दी जल्दी ना आप इंसुलिन बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत सारा शुगर आ गया है। पैनक्रियाज बेचारा जल्दी 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 इंसुलिन बनाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि आपकी शुगर को किसी तरीके से भी कंट्रोल करना है। दूसरा क्या करेगा, जब हमारी बॉडी में हम हर वक्त, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और हर वक्त हमने सुबह ब्रेकफास्ट में भी अच्छा खाना छोले भटूरे खाए, उसके बाद दोपहर में भी कुछ खाया, फिर उसके बाद शाम में चॉकलेट्स खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, पिज्जा खा लिया, जब हम भर भर के शुगर लाना स्टार्ट करते हैं, पैनक्रियाज एक लेवल तक बेचारा इंसुलिन बना पाएगा। जब तब भी आपके शुगर, ब्लड में शुगर कंट्रोल नहीं होता, तब भी आपके ब्लड में शुगर होता है, तब बॉडी एक चीज और बनाना स्टार्ट करता है जिसको हम कहते हैं एज। ये क्या है मैं ये आगे बताती हूँ आपको। हमारे बॉडी में, ब्लड में जब एक्सेस शुगर होता है तो आपकी बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं, हमारी बॉडी में हर एक चीज प्रोटीन से बनी हुई है। आपकी आईज की जो, हमारी आंखों की जो रोशनी है, आईसाइट है, रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन से बना है। आपके ब्लड वेसल्स में प्रोटीन्स होते हैं, आपकी बॉडी के हर एक पार्ट में प्रोटीन होते हैं। तो जब हमारा पैनक्रियाज थक जाता है कि यार अब बस करो, अब मुझसे नहीं हो रहा है इंसुलिन बनाना, तो क्या होता है, बॉडी को एट एनी हाउ उस शुगर को आपके ब्लड से निकालना है।
तो आपके ब्लड का जो शुगर है वो जाके आपकी बॉडी के ऑर्गन्स के प्रोटीन के साथ अटैच करना स्टार्ट करता है और तब बनता है एज। क्या है ये एज, ध्यान से समझिएगा। इसको हम कहते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। मतलब बहुत सारे पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि उनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, एल्जाइमर, याददाश्त नहीं, चीजें याद नहीं रह रही है, आर्थरोस्क्लेरोसिस मतलब ब्लॉकेज हो गया है, डायबिटीज तो चलो अभी मैं थोड़ा सा साइड कर देती हूँ, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन है, या कैंसर का प्रॉब्लम है, जेंट्स में जिनको स्पर्म काउंट उनका लो हो गया है, उनके टेस्टिस अच्छे से वर्क नहीं कर रहे, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है। जब आप इन पेशेंट से पूछोगे डू यू हैव डायबिटीज, क्या आपको डायबिटीज है, वो बोलेंगे नहीं नहीं मुझे डायबिटीज नहीं है, मेरा शुगर तो एकदम ही कंट्रोल होता है। लेकिन आप इसको ध्यान से समझिएगा, जब हमारे ब्लड में शुगर ज्यादा होता है बॉडी दो मैकेनिज्म चूज करता है। पहला मैकेनिज्म आपके पेनक्रियास को बोलेगा इंसुलिन बनाओ, लेकिन उसके साथ साथ जब वो देखेगा कि बहुत ज्यादा शुगर होते हैं तब बॉडी आपके बॉडी के प्रोटीन के साथ जाकर उस शुगर को ऐड करना स्टार्ट करेगा, जिससे हमारा एज होना स्टार्ट हो जाता है। और एज को हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या समझते हैं, एज बढ़ना। एज जब बढ़ना स्टार्ट होता है तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, ये सारी बीमारियां मोस्टली आप देखेंगे ना बुजुर्ग लोगों में देखेंगे, बूढ़े लोगों में देखेंगे, याददाश्त चली जाना, जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो जाना, बहुत सारे लोगों को ओल्ड एज में जाकर कैंसर होता है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो ओल्ड एज में देखा जाता है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। जब शुगर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तब हमारी बॉडी में ये जो एज होता है ये सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। लेकिन इन किसी भी पेशेंट को अभी आप चेक करेंगे तो उनका शुगर नॉर्मल होगा। तो कभी भी कोई डायबिटीज के साथ ये बीमारियों को लिंक नहीं कर पाता है। और प्रॉब्लम क्या है, हम डायबिटीज तब सोचते हैं हमें डायबिटीज हुआ है जब हमारा ब्लड शुगर लेवल हमें बढ़ा हुआ नजर आता है। बट वो एक होता है डायबिटीज, डायबिटीज के बाद तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ये प्री डायबिटिक का जो रेंज है ना, जहां पे अभी ये एज बनना स्टार्ट हुआ है, अभी मैं आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस समझाऊंगी, ये उतना ही ज्यादा डेंजरस है जितना ये डायबिटीज डेंजरस है। तो खुश मत हो जाइए अगर इन सब में से कोई भी प्रॉब्लम हो ना किसी पेशेंट को या आपको खुद, तो खुश मत हो जाइए कि अरे मेरा तो शुगर लेवल नॉर्मल है। आपका शुगर लेवल इसलिए नॉर्मल है क्योंकि अभी आपकी बॉडी इतनी कैपेसिटी में है कि वो शुगर कंट्रोल कर सकती है, और ये सारी प्रॉब्लम अभी बढ़ना स्टार्ट हो रही है। तो इनमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, इसीलिए डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मदर ऑफ ऑल डिजीजेस बोला जाता है। हर बीमारी की शुरुआत कहीं ना कहीं डायबिटीज से होती है। अभी आपका शुगर कंट्रोल में, रिपोर्ट्स नॉर्मल होंगे, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। आगे मैं आपको समझाती हूँ। देखिए 100 मॉडल ऑफ ब्रेन क्या है। बॉडी एट एनी हाउ कोशिश करता है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है ना वो 100 ml पर डेसीलीटर के अंदर रहे, इतना कंट्रोल्ड में रहे। लेकिन जब हमारी बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो बॉडी एट एनी हाउ, जैसा मैंने आपको बताया कि बॉडी आपके पेंक्रियास को बोलता है इंसुलिन बनाने के लिए या एज फॉर्मेशन करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा एजिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा एक्सलरेट करने लगता है। एक एग्जाम्पल बताती हूँ, अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। होता क्या है, एक पेशेंट आए, उनका ब्लड शुगर लेवल एकदम नॉर्मल, हेल्दी पर्सन, बहुत फिजिकली एक्टिव पर्सन, जस्ट एक नॉर्मल बॉडी चेकअप के लिए। तो जब उनका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया गया तो क्या देखा गया, उनका जो कोलेस्ट्रॉल था वो 250 था, एंड उनका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल था दैट वाज एबनॉर्मली हाई, वो 1200 था। मतलब आप समझ सकते हैं आज इंडिया में सबसे ज्यादा रीजन हार्ट अटैक का किसमें देखा जाता है, ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने की वजह से। इंडिया में जो हार्ट अटैक का मेन रीजन है दैट इज बिकॉज ऑफ ट्राइग्लिसराइड। डायबिटीज, और जब मैं कार्डियक प्रॉब्लम लूंगी जो हमारा लास्ट वेबिनार होगा तो आपको बहुत सारी चीजें रिलेट करना स्टार्ट करेंगे, और उसमें तो मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई पर्सन है जिसका शुगर लेवल कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक है, उनका एक टेस्ट आप जरूर 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 करवाएं, दैट इज लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। अभी हम सिंड्रोम एक्स समझने वाले हैं। जब भी किसी का आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं, नोट डाउन करिएगा, उसमें ट्राइग्लिसराइड लिखकर आता है और दूसरा चीज एलडीएल लिखकर आता है, सॉरी एचडीएल, दैट इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये दो चीजें लिखकर आती हैं। हमेशा जब भी किसी का लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कर रहे हैं, उसका शुगर कंट्रोल्ड है, उसका शुगर नॉर्मल है, इन दोनों को आपको डिवाइड करना है। और कोशिश करिए इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 2 to 3.45 तक के बीच में आए।
अगर ये इसके ऊपर जाता है, इसका मतलब है आप डायबिटीज, देखिए एक पैटर्न हमेशा याद रखिएगा, ये अगर डायबिटीज मेलाइटस है, डायबिटीज है, इसके बाद हमारी प्रॉब्लम बढ़ती है, लेकिन डायबिटीज के पहले भी एक स्टेज होता है जिसको आप सिंड्रोम एक्स बोलते हैं। सो आपको कैसे पता करना है कि सामने वाले को सिंड्रोम एक्स मतलब डायबिटीज की शुरुआत हो चुकी है? तो आपको एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना है, उसमें उनका ट्राइग्लिसराइड निकालना है और एचडीएल निकालना है जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है, और उन दोनों को डिवाइड करना है। इसको हम सिंड्रोम एक्स क्यों बोलते हैं? एक वर्ड याद रखिएगा, जब भी हमारी बॉडी में सिंड्रोम, कोई भी डिजीज में सिंड्रोम सुनते हैं, इट मींस कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियां हैं। तो उसमें क्या क्या होती है? सिंड्रोम एक्स में क्या क्या लिया जाता है? जब पेट के ऊपर बहुत ज्यादा फैट जमना स्टार्ट हो जाता है, आपका हाइपरग्लाइसीमिया, आपके ब्लड में बहुत ज्यादा शुगर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, आपको हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम है, आपको ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम है, लिपिड्स मतलब आपका ट्राइग्लिसराइड, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, ये भी बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको इन सारे में से एटलीस्ट 2 से 3 प्रॉब्लम्स भी अगर आपकी है ना, तो आप समझ जाइए आपको सिंड्रोम एक्स है। हो सकता है कि आपको अभी शुगर कंट्रोल्ड है, आप अभी शुगर टेस्ट करें वो कंट्रोल्ड है, लेकिन पेट के ऊपर बहुत ज्यादा आपके फैट जम गया है। दूसरी चीज हाइपरटेंशन, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो आप हमेशा बढ़ा रहता है, या आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे हैं, और आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट डिस्टर्ब्ड है। तो अगर ये 3 चीजें भी अगर हैं तो आपको सिंड्रोम एक्स की प्रॉब्लम है। आपको ये 4 चीजें कैसे याद रहेंगी? तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है, AHHA, एंजल्स हैव हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे आप ये लिखा है एंजल्स हैव हेल्दी लाइफस्टाइल। तो आप सिंड्रोम एक्स हमेशा समझिएगा, ये 3-4 चीजों पे खास कर ध्यान दीजिए। माय फ्रेंड, ये सारी चीजें ना हैंड टू हैंड चलती हैं। अगर डायबिटीज है तो आगे चलकर हार्ट की प्रॉब्लम होगी ही, हार्ट की प्रॉब्लम है तो डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी ही, डायबिटीज नहीं भी है तो भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे लोगों को अभी आप सुन रहे हैं ना, हार्ट अटैक आ गया, ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई। अब ध्यान से समझिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रही हूँ। अब एक चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, हमने अभी अपना खाना खाया, शुगर हमारे, ये शुगर जो है ये हमारे ब्लड में आया, पैनक्रियाज ने क्या किया? इंसुलिन बनाया, इंसुलिन बना के आपके ब्लड में छोड़ दिया। अभी क्या हो रहा है? आप भर भर के जब शुगर ला रहे हैं तो आपका बॉडी हर हाल में वो शुगर को अंदर करने की कोशिश कर रहा है। बट कभी कभी ऐसा होता है ना, सपोज करिए आपके घर में कोई गेस्ट है, वो हर दिन आ जाता है, तो कभी ना कभी आप क्या करोगे? उसको देख कर ना आप ना डोर ओपन ही नहीं करोगे, आप परेशान हो जाओगे कि यार ये हर दिन ये बंदा घर पे आ जाता है, आप उसको पहचानने से मना कर दोगे। तो क्या होता है, जब आपका बॉडी में बहुत ज्यादा शुगर लेवल भी बढ़ने लगता है, पैनक्रियाज भी बेचारा ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन कर रहा है, तो एक ऐसा टाइम आ जाता है जब आपके जो सेल्स हैं वो उस इंसुलिन को पहचानने से मना कर देते हैं। उस कंडीशन को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब आपकी बॉडी उस इंसुलिन को पहचानने से मना कर रही है। जब पहचानने से मना करेगी तो क्या होगा? आपके सेल के पास जैसे वो इंसुलिन जाएगा लॉक खोलने के लिए, आपका सेल उसको नहीं पहचानेगा, जिससे क्या होगा? आपके ब्लड में शुगर बढ़ने लगेगा, क्योंकि कोई भी शुगर आपके सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है, तो क्या होगा? आपके पैनक्रियास को और भर भर के इंसुलिन बनाना पड़ेगा। और जब ज्यादा इंसुलिन बनना स्टार्ट होता है, हम हमेशा अपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में शुगर टेस्ट करते हैं, इंसुलिन को टेस्ट नहीं करते हैं। याद रखिएगा, जब आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। क्या क्या होता है? कभी भी अगर किसी को इनमें से कोई भी सिम्टम दिखना स्टार्ट हो रहा है तो सपोज समझ जाइए कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। सबसे पहले अगर उनके एंकल में बहुत ज्यादा सूजन हो गई है, सोलन एंकल्स है, उनके एंकल बहुत ज्यादा सूज गए, खाना खाया लेकिन उसके बाद भी भूख लगना स्टार्ट हो रही है। बहुत सारे लोगों के जो एरियाज होते हैं, स्पेशली प्राइवेट एरियाज हैं और नेक के जो एरियाज है वो डार्क होना स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को स्किन टैग्स होना स्टार्ट हो रहे हैं। उनका शुगर नॉर्मल हो सकता है बट स्टिल दे आर सफरिंग फ्रॉम सिंड्रोम एक्स, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करते। आप डॉक्टर के भी पास जाते हैं, वो बोलते हैं हाँ शुगर कंट्रोल में आपका, लेकिन आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है तो भी आपका, याद रखिएगा, अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, आपके सेक्स हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं which leads to PCOS, and PCOS में फिर से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और ये एक विशियस साइकिल है जो चलता रहता है और आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है जब हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। सो हमें क्या करना है? सबसे पहले, अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज है,
जिनको नहीं है वो भी अलर्ट हो जाएंगे। सबसे पहले अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से ट्राइग्लिसराइड को आप डिवाइड करें एचडीएल से। अगर ये 2.3.4 के बीच में आ रहा है, वेल एंड गुड, सब ठीक है। अगर इसके ऊपर जा रहा है, इट मींस आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है बॉडी में। हमें क्या करना है, डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस करना स्टार्ट करना है। अगर हमने इस लेवल पे आके कंट्रोल कर लिया ना, तो फ्यूचर में हमें डायबिटीज से हम बच सकते हैं। बट इसके बारे में कोई अवेयर ही नहीं है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। सब यही बात करते हैं कि डायबिटीज हो गया है तो क्या करना है, डायबिटीज ना हो उसके लिए क्या करना है, और उसको अगर आप एक स्टेप पहले ही पकड़ लेते हैं तो आप डायबिटीज से बच सकते हैं। सो ओनली लाइफस्टाइल करेक्शन ही आपको ठीक कर सकता है। याद रखिएगा, कोई दवा हमें कभी ठीक नहीं करती। अगर हमें दवा ठीक कर रही होती तो लोग जिंदगी भर डायबिटीज की मेडिसिन नहीं खाते, थायराइड की मेडिसिन नहीं खाते। आपको आपकी बॉडी खुद ट्रीट करती है। हमारी बॉडी के पास बहुत ज्यादा हीलिंग कैपेसिटी है। अगर हम अपनी बॉडी को वो टाइम देते हैं तो बॉडी कोई भी बीमारी को ट्रीट कर सकती है। ये सारी चीजें मैं नेचर क्योर में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। होता क्या है, अब क्या हुआ, जब आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे गई, इंसुलिन को पहचानने से मना कर दिया। ये आपके पैंक्रियास की फैक्ट्री है, ये आपका सेल है, ये इंसुलिन अच्छे से बना रहा है, बहुत सारा इंसुलिन बना रहा है, लेकिन इतना इंसुलिन बना रहा है लेकिन सेल ना उसको पहचानने से मना कर दे रहा है। शुगर अभी भी बहुत भर भर के शुगर है, तो क्या होगा, बॉडी और इंसुलिन बनाएगा। हम बस इसको मेजर कर रहे हैं लेकिन हम अपने इंसुलिन को मेजर नहीं कर रहे। तो क्या होता है, जब आपका इंसुलिन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ध्यान से समझिएगा। जितने भी टाइप के कैंसर हैं उन सब की शुरुआत कहीं ना कहीं आपके ब्लड में इंसुलिन, हाइपर का मतलब ज्यादा, इंसुलिन ज्यादा है, इंसुलिन का मतलब इंसुलिन, नीमिया का मतलब ब्लड। जब आपके ब्लड में इंसुलिन का लेवल हाई होना लगता है बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि आपका पेंक्रियाज बेचारा शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, आपका सेल उस इंसुलिन को पहचानने से मना कर रहा है। हम उस पर अलग अलग मेडिसिन तो खाते हैं। कभी मुझे टाइम रहा तो मैं अलग अलग मेडिसिन काम कैसे करती है मैं आपको वो समझाऊंगी, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली मेडिसिन हमारी कोई खास हेल्प नहीं कर रही, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फ्यूचर में आने वाली है। तो होता क्या है, जब आपके ब्लड में, मैं शुगर की बात ही नहीं कर रही हूँ अभी मैं उसके पहले वाला कंडीशन बात कर रही हूँ, अभी मैं डायबिटीज पे आई नहीं हूँ। डायबिटीज के पहले क्या होता है मैं आपको वो समझा रही हूँ। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ता है, इंसुलिन ज्यादा बन रहा है क्योंकि बॉडी हर एक हाल में शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जितना इंसुलिन बढ़ता है एक और केमिकल हमारी बॉडी बनाना स्टार्ट करती है, उसको हम आईजीएफ कहते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। जो क्या करता है, नॉर्मल कारण में, नॉर्मल कंडीशन में क्या करता है, आपके मसल्स एंड टिश्यूज के ग्रोथ को बढ़ाता है। तो सोचिए, एक कैंसर क्या है, कैंसर में होता क्या है, हमारी बॉडी में ट्यूमर्स और कैंसर्स के ग्रोथ, जब हमारे सेल्स बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं और ट्यूमर होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा ओवर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, एब नॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आपका इंसुलिन बढ़ता है, आईजीएफ भी बढ़ता है। आईजीएफ जब बढ़ता है तो एक्सेस एब नॉर्मल ग्रोथ आपके मसल्स और टिश्यूज के होना स्टार्ट हो जाते हैं, विच लीड्स टू ट्यूमर एंड कैंसरस ग्रोथ। अब कोई कैंसर का पेशेंट है, आप उसको पूछोगे आपको डायबिटीज है, बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो डायबिटीज नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। उसको भी डायबिटीज नहीं है, उसको सिंड्रोम एक्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस था, उसकी वजह से इंसुलिन बढ़ा, इंसुलिन बढ़ने की वजह से आईजीएफ भी बढ़ा, और आईजीएफ की बढ़ने की वजह से भी कैंसर बढ़ने के चांसेस होते हैं। ये मैं नहीं कह रही, लैंसेट ऑन्कोलॉजी 2010 में बोला गया, ये चीज पब्लिश हुई है कि जितनी भी लेडीज, मैक्सिमम आप कैंसर पेशेंट लेडीज में देखोगे डायबिटीज उनका नॉर्मल, शुगर उनका नॉर्मल रहेगा, लेकिन इंसुलिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से, आईजीएफ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से उनको 32% चांसेस बढ़ जाते हैं आपके ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर के। आज एक रिसर्च में देखा गया, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने ये चीज पब्लिश की थी, जिन जेंट्स में ज्यादा आपके आईजीएफ का लेवल देखा गया, क्यों इंसुलिन का लेवल देखा गया, उनमें प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस 9 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको कैंसर है तो आपको शुगर नहीं है, शुरुआत हो चुकी है, आपको इंसुलिन सिंड्रोम एक्स देखा जा रहा है, बॉडी बस किसी तरीके से शुगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। दूसरी चीज और क्या होता है, आप जो भी डिजीजेस सुनते हैं ना, अर्थराइटिस, ओटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, पेंक्रियाटिस और ओटाइटिस, जिस भी बीमारी के नीचे आइटिस लगाए, समझ जाइए इन्फ्लेमेशन। अब होता क्या है, सपोज करिए ये आपका एक रोड है,
बोला गया इस पे छोटी छोटी गाड़ियां जानी चाहिए, हैवी गाड़ियां नहीं जानी चाहिए, ट्रक्स नहीं जाने चाहिए। अगर इसमें ट्रक्स जाएंगी तो क्या होगा, इस रास्ते पे ना गड्ढे होना स्टार्ट हो जाएंगे, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम थिंग हैपेंस इन योर बॉडी। एक तो शुगर ज्यादा है इसमें, ऊपर से इंसुलिन भी बहुत ज्यादा है। जब इंसुलिन और शुगर दोनों ही बहुत ज्यादा होने लगता है तो क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया ना कि शुगर हमारे प्रोटीन के साथ जाकर मिल जाता है, प्रोटीन के साथ जाकर अटैच हो जाता है, एज होना स्टार्ट होती है, और एक्सेस ऑफ इंसुलिन आपके इस रास्ते को डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। आपके जो ब्लड वेसल्स है वो अंदर से डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें चोट लगना स्टार्ट हो जाती है। और जहां पे भी आपने कभी देखा है, कभी हमें कोई चीज यहाँ पे घुस जाती है, चोट लग जाता है, तो एरिया रेड हो जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन, सूजन, स्वेलिंग हो जाती है। सेम थिंग हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, और जब ब्लड वेसल्स के अंदर होता है तो आपको अलग अलग तरीके की इन्फ्लेमेशन, अलग अलग जगहों पे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमारी बॉडी में मैक्सिमम प्रॉब्लम, मैंने एक पीएमसी करके जब कोर्स किया था तो उसमें मैंने इन्फ्लेमेशन के ऊपर 2 घंटे का टॉपिक लिया था कि इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या क्या बीमारियां होती हैं। तो इन्फ्लेमेशन बहुत सारी बीमारियों की शुरुआत होता है। उसके बाद बहुत सारी लेडीज हमारे पास आती है कि मुझे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जेंट्स है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, वेट बढ़ गया है, या ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, या रात में नींद नहीं आ रही है। आपको पता है इन सब के पीछे आपका इंसुलिन हार्मोन एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन इसका होता है। अगर आपका इंसुलिन हार्मोन ढंग से वर्क नहीं कर रहा तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। और मैक्सिमम टाइम पे क्या देखा जाता है इंडिया में, आप देखोगे लोग बहुत दुबले पतले होते हैं, लेकिन पेट के पास जो आपका विसरल फैट है वो बहुत ज्यादा होता है। आज इंडियंस में फैट अक्यूमुलेशन जो है वो इस एरिया में ज्यादा देखा जा रहा है, और ये एरिया हमारी बॉडी का सबसे वाइटल ऑर्गन है। यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट आपका लिवर है, आपकी किडनी है, आपके इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स है वो मोस्टली इस एरिया में देखे जाते हैं। तो होता क्या, एक और भी बहुत अच्छी चीज ध्यान से समझिएगा, हमारी बॉडी में जब, जैसा मैंने बताया, हमने खाना खाया, शुगर हमारे ब्लड में आया, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन वो सारा जो शुगर है आपके सेल के अंदर घुसाने का काम करता है। मतलब इंसुलिन हमारी बॉडी में फैट को बनाने का, जमा करने का भी काम करता है। जो एक्सेस शुगर है उसको लिवर में जमा करने का काम करता है। तो इंसुलिन एक फैट मेकिंग हार्मोन होता है। तो जब भी हमारी बॉडी में शुगर बढ़ता है और इंसुलिन भी बढ़ता है, तो इंसुलिन हमेशा, आपने देखा होगा कुछ लोगों में खासकर पेट के ऊपर चर्बी ज्यादा जमती है। बॉडी में कहीं पे भी वो बहुत ज्यादा, उनका वेट कम होगा, वो दुबले पतले होंगे, लेकिन पेट के एरिया के अकाउंट उसका फैट अक्यूमुलेशन जो है वो ज्यादा देखा जाता है, जिसको हम विसरल फैट बोलते हैं। और इंडियंस में मेन प्रॉब्लम इसी एरिया से आना स्टार्ट होती है, क्योंकि हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन इसी एरिया में देखे जाते हैं। बहुत सारा, जैसा मैंने अभी आपको बताया, टाइप 3 डायबिटीज, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 2018 एंड जर्नल ऑफ डायबिटीज इन्वेस्टिगेशन 2013 में ये चीज प्रूव की गई है कि इंसुलिन जब आपका प्रोडक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है तो डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा याददाश्त चली गई है, घर में किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का शुगर कंट्रोल होता है, लेकिन उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आपके डायबिटीज की वजह से, शुगर अनकंट्रोल होने की वजह से, इंसुलिन अनकंट्रोल होने की वजह से होता है। तो प्लीज अपने डायबिटीज को कभी भी लाइटली मत लीजिए। और प्रॉब्लम क्या होती है, सपोज करिए ये आपका यहाँ पे किडनी है, दोनों साइड पे किडनी है, हर एक चीज को ब्लड वेसल्स आ रही है, सब सारे ऑर्गन्स को हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड सप्लाई करता है। अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, वो ऑर्गन हमारे डैमेज हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या आती है, जब हमारा बहुत ज्यादा शुगर, बहुत सारी चीजें यहाँ पे अक्यूमुलेट करना स्टार्ट करती हैं, उस ऑर्गन को प्रॉपर जो है हमारी बॉडी में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तब आगे चलकर जब बहुत ज्यादा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगता है, तो क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स जो है वो ढंग से वर्क नहीं कर पाते हैं, और आगे चलकर एक डायबिटिक पेशेंट को किडनी फेलियर हो जाता है या हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम देखी जाती है। एंड लास्ट में जब बहुत सारा कंडीशन खराब हो जाता है, आपका पैंक्रियास पे ओवरबर्डन आ रहा है, और काम करो और काम करो, तो क्या होता है, आपके पैंक्रियाटिक कैंसर का भी रिजल्ट देखा जाता है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो प्रॉब्लम है ना वो छोटी सी सिम्टम से स्टार्ट होती है। सबसे पहला वीकनेस होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा थर्स्ट, पानी ज्यादा पीने का मन करता है, एंड इंक्रीज यूरिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ब्लड में शुगर हाई है, बॉडी एट एनी हाउ उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन एक चीज हमें हमेशा समझना है, जो मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में बताती हूँ, आपकी बॉडी के पास एक बहुत बड़ा पावर है।
खुद को हील करने का, लेकिन हम उस पावर को कभी ध्यान नहीं देते। जब मैं लास्ट वेबिनार करूंगी कार्डियक में, तब मैं जाकर आपको नेचुरल बाईपास के बारे में समझाऊंगी कि हमारी बॉडी के पास इतना पावर है कि बॉडी अपनी नेचुरल बाईपास भी कर सकता है, जिसके ऊपर मैं आगे आपको बताऊंगी। हम प्लांट बेस्ड डाइट के ऊपर बात करेंगे, जो बिल क्लिंटन ने जिस डाइट को फॉलो किया था, हम उसके ऊपर बात करेंगे कि अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो वो क्या ऐसा कर सकता है कि आगे चलकर वो उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा आंखों की रोशनी चली जाती है और कहते हैं कि अगर आपको बहुत कम एज में डायबिटीज हुआ है तो प्लीज ध्यान दीजिए, आपको फ्यूचर में कैटरैक्ट होने की जो प्रॉब्लम है वो 2 से 5 टाइम्स जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, तो मोतियाबिंद की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जब वो डायबिटीज का टेस्ट करवाते हैं तो B12 का टेस्ट कभी नहीं करवाते। इसलिए मैं अपनी ट्रेनिंग में हमेशा बोलती हूँ, प्लीज गेट योर विटामिन B12 टेस्ट डन। क्यों? बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है, बहुत सारे लोगों के पैर जो होते हैं वो नम हो जाते हैं, कभी कभी पैर में कोई वुंड हो जाता है वो ठीक ही नहीं हो रहा है, साइलेंट हार्ट अटैक आ जा रहा है। कभी कभी चारकोल फीट हो जाता है, चारकोल फीट में क्या होता है, आपके जो पैर के जो बोन्स होते हैं वो लिटरली डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके पीछे विटामिन B12 एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। एंड अगर आप बहुत दिनों से डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं, प्लीज विटामिन B12 का टेस्ट जरूर करवाइए। क्यों? कुछ रिसर्च में आया है कि जो लोग मेटफॉर्मिन नाम की मेडिसिन लेते हैं, जो 80 to 90% लोग मेटफॉर्मिन जैसी मेडिसिन को ले रहे हैं, उनके बॉडी में आज बहुत ज्यादा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। एक स्विच बोर्ड है, मैंने जैसे एक स्विच को ऑन किया, एक फैन तुरंत चलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? उस स्विच बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी हमारे फैन तक जाती है और हमारा फैन जो है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। हमारी बॉडी में भी सेम वैसे ही होता है। जैसे हमने कोई गर्म चीज छुई, हम तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं। हमारी बॉडी में सिग्नल्स ना इस न्यूरॉन के थ्रू जाता है। जैसे आपका कोई यहाँ पे हॉट सरफेस है, आपने जैसे यहाँ पे अपने हाथ से ये चीज छुई, तुरंत यहाँ से सिग्नल आपके माइंड तक जाता है और माइंड को बोलता है ये चीज गर्म है और मैंने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। तो क्या होता है, ये सिग्नल न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है, हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है और हमारी बॉडी उस पर रिस्पॉन्ड करती है। जब हमारी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, ये सिग्नल्स प्रॉपर पहुंच नहीं पाता। जैसे एक वायर है, उसके ऊपर की जो प्लास्टिक की कोटिंग है, अगर वो कोटिंग डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, वो वायर अच्छे से वर्क नहीं करेगा। हो सकता है फैन में स्विच ऑन करूं तो वो इलेक्ट्रिसिटी वहां तक नहीं पहुंचे और मेरा फैन ऑन ना हो। सेम चीज हमारी बॉडी में होती है। हमारे न्यूरॉन्स ना, आप देख रहे हैं, इस तरीके के होते हैं। कभी कभी इसके ऊपर की जो कोटिंग होती है वो डैमेज हो जाती है, क्योंकि ये कोटिंग है जो विटामिन B12 की हेल्प से बनते हैं। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से, कोटिंग के कम होने की वजह से, माइलिन शीथ डैमेज होने की वजह से क्या होता है, हमारे सिग्नल्स प्रॉपर हम तक पहुंच नहीं पाते। तो क्या होता है, साइलेंट हार्ट अटैक आकर जाता है, पता नहीं चलता। पैरों में गैंग्रीन हो जाता है, दर्द फील नहीं होता है। कोई चीज अगर आपके पैरों में कोई चीज प्रिक कर जाती है, घुस जाती है, तो आपको दर्द ही फील नहीं होता, आपको पेन महसूस नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आप बहुत दिनों से डायबिटिक पेशेंट है तो प्लीज ध्यान दीजिए। यही रीजन है कि आज लगभग 43% पेशेंट्स के एम्प्यूटेशन होते हैं, पैर को काटने की भी नौबत आ जाती है। बिकॉज हमें एक नॉलेज नहीं होता और हमें लगता है कि हम बस मेडिसिन खा के ठीक हो जाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपकी मेडिसिन 500 mg से बढ़कर 1000 mg तक पहुंच गई है तो आप ठीक नहीं हो रहे हो। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में कहती हूँ, अगर आप 5 साल पहले डॉक्टर के पास गए थे और आप एक मेडिसिन खा रहे थे, आज 5 साल के बाद डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर, थायराइड, एसिडिटी और ऐसी बहुत सारी मेडिसिन आप खा रहे हो, आप ठीक नहीं हो रहे हो, आप और ज्यादा आपकी कंडीशन खराब हो रही है, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए कि क्या रीजन है उसकी वजह से। यही रीजन है 45% लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक आकर जाता है और उनको पता भी नहीं चलता, बिकॉज हमारा सेंसेशन जो है वो खो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी जो नर्व्स होती हैं वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। किडनी फेल होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स आपकी किडनी तक आ रहा है ब्लड लेकर, वो ब्लड वेसल्स ही डैमेज हो जाएंगे। अगर ये ब्लड वेसल्स में जितना शुगर बोला गया उतना ही होना चाहिए, इंसुलिन जितना बोला गया उतना ही होना चाहिए। जब इंसुलिन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, शुगर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके किडनी, आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स तक, ब्लड वेसल्स तक जो शुगर है या जो खाने हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो गया या कोई एलर्जीज हो गई, वो ठीक ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है?
क्योंकि उस एरिया तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, उस एरिया तक प्रॉपर फूड नहीं पहुंच पा रहा है, और इसकी वजह से आपके जो इन्फेक्शन होते हैं, वुंड होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, वो बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं। जेंट्स में जेंट्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट तक हो सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए अगर आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो प्लीज ध्यान दीजिए, आगे चलकर ये इम्पोर्टेंसी भी लेकर आ सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत सारे लोगों में हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे जेंट्स में आप देखोगे पैर के बाल, हाथ के बाल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये भी एक सिम्टम होता है। सो कारण कौन से? अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रही हूँ, नोट डाउन करिएगा। कभी ऐसा हो कि आप सब कुछ कर रहे हैं, शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, या आप किसी को कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं और आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो प्लीज कुछ चीजें उनके डाइट से आपको रिमूव करनी होंगी। फैक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी चीजों को डिटेल में जाकर बात करूं। तो जो इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हम पेशेंट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, वो चीज मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले गट बैक्टीरिया, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता। गट बैक्टीरिया मतलब आपको अपनी लाइफ में प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक दोनों को इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम में बहुत सारे लोगों को तो यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में ही नहीं पता है। इसके ऊपर मैं अलग से कभी हुआ तो मैं वेबिनार लूंगी, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वेबिनार्स मैंने बायोटिक के, प्रोबायोटिक के ऊपर लिए हैं। आपकी बॉडी में एक अच्छा प्रोबायोटिक जाना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप शुगर कंट्रोल करना चाहते हो, स्पेशली इन द केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। ध्यान से समझिएगा, टाइप 1 डायबिटीज के पीछे रीजंस क्या होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज इज अ ऑटो इम्यून कंडीशन। ऑटो इम्यून कंडीशन का मतलब क्या है? आपका जो पैनक्रियाज है उसको अपनी ही बॉडी डैमेज करना स्टार्ट कर देती है बिकॉज ऑफ लीकी गट सिंड्रोम। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको समझ में आ गया होगा मैं क्या बात कर रही हूँ। हमारे इंटेस्टाइन में जहां पे खाना एब्जॉर्ब होता है वो एरिया लीकी गट हो जाता है। अगर कोई वॉल है, वो वॉल्स में लीक आ गए हैं, तो क्या होगा? कोई भी चीज अंदर आपके ब्लड के अंदर चली जाती है। बहुत सारे लोगों में लीकी गट सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से कोई भी अनडाइजेस्टेड फूड भी आपके ब्लड में जब चला जाता है वो आपके पेनक्रियास को जाके डैमेज करना स्टार्ट करता है, और जिसकी वजह से आगे चलकर टाइप 1 डायबिटीज होता है। अगर आपकी बॉडी में हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो आपके पेनक्रियास को रिपेयर करता है, और जो लीकी गट हुआ है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो जब भी आपके पास कोई डायबिटिक पेशेंट हो या आप खुद डायबिटिक पेशेंट हो, तो प्री एंड प्रोबायोटिक जरूर ऐड करना स्टार्ट करें। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझिएगा। प्रोबायोटिक का मतलब होता है लाइव बैक्टीरियाज, जिसमें हमें लाइव बैक्टीरियाज मिलते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें आती हैं, जो कर्ड हो गया, इडली डोसा में भी लाइव बैक्टीरियाज होते हैं। जो भी चीजें फर्मेंट करके बनाई जाती हैं, बहुत सारे प्रोबायोटिक्स भी मार्केट में आपको मिलते हैं। और एक होता है प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक का मतलब क्या है? जो भी हम वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उसके अंदर का जो फाइबर होता है। आप ऑरेंज जूस निकालते हैं तो एक साइड पे ऑरेंज का जूस निकलता है, एक साइड पे उसका फाइबर निकलता है। वो फाइबर क्या है? वो हमारी बॉडी के लिए एज अ प्रीबायोटिक वर्क करता है। तो जितना ज्यादा वेराइटी में आप फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, फाइबर खाएंगे, उतना हेल्दी बैक्टीरिया होगा, उतना ज्यादा शुगर कंट्रोल होगा। तो जब भी किसी का शुगर कंट्रोल ना हो तो प्लीज अपने गट पे ध्यान दीजिए, आपको प्रोबायोटिक कुछ ऐड करना जरूरी हो जाता है। दूसरी चीज, जब भी किसी का शुगर कंट्रोल ना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उनका मिल्क स्टॉप करवाना है। उनका मिल्क स्टॉप करवाना है। अब कुछ लोग बोलेंगे मैडम मिल्क कैसे बंद कर सकता हूँ? मिल्क तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना मिल्क के तो मेरा काम ही नहीं चलेगा। ये कुछ ऐसे पेशेंट्स, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स के हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जिसमें बोला गया कि बस उनका शुगर लेवल जब उनका कंट्रोल होना स्टार्ट हुआ, जब उनका हमने डेयरी वगैरह बंद करवाया। जब भी आप पेशेंट्स का डेयरी बंद करवाएंगे, दूध बंद करवाएंगे, तो अपने आप जो है उनका शुगर कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी इतना टाइम नहीं है कि सारी चीजों को डिटेल में जाकर बात करूं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ दूध के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दूध से रिलेटेड होता है कि मैम दूध तो बहुत जरूरी है, दूध तो हमें कैल्शियम देता है, दूध तो हमें ये सारी चीजें देता है। आपको पता है जो डिजीजेस आज वेजिटेरियंस में देखी जा रही है वही नॉन वेजिटेरियंस में भी देखी जाती है। लोगों को लगता है कि मैं तो नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मुझे कैसे बीमारियां हो रही हैं? आप मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, रिसर्चर्स ये चीज प्रूव करते हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स कहाँ पे हैं?
फिनलैंड। फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा मिल्क कंज्यूम होता है। रिसर्चेस में आया है कि दूध में जो मेन प्रोटीन होता है कैसीन, कैसीन जब हमारी बॉडी में जाता है बिकॉज ऑफ लीकी गट, हमारे इंटेस्टाइन से बिना ब्रेक हुए यहाँ पे लीकी गट हो जाता है, जहां पे कैसीन बिना ब्रेक हुए जैसे हमारे ब्लड में आता है बॉडी उस पे एक्ट करना स्टार्ट करता है, और ये कैसीन और हमारा इंसुलिन एक जैसा दिखता है। बॉडी उसको मारने के लिए चाहता है तो अपने इंसुलिन को डैमेज करना स्टार्ट करता है। तो जब भी कोई टाइप 1 का पेशेंट हो, बच्चा हो, इंसुलिन लग रहा है, सबसे पहले उनका दूध बंद करवाइए। बहुत सारे रिपोर्ट्स में ये चीज प्रूफ हुई है। जिन बच्चों को कम एज में अपने मदर मिल्क से हटाकर जल्दी उनको काउज मिल्क पे डाल दिया गया, उन लोगों में टाइप 1 डायबिटीज के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। और आपका जो दूध है वो बस इनके साथ नहीं और भी बहुत सारी चीजें लेकर आता है। जो लेडीज होंगी कहीं ना कहीं वो रिलेट कर सकती हैं, जब वो अपने वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती थी तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जब जो निपल्स होते हैं वहां पे पस जम जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। अब आप ये सोचिए, एक माँ अपने बस एक बच्चे को दूध देती है, लेकिन जब एक इंडस्ट्री लेवल पे जब दूध निकाला जाता है तो मशीन्स के थ्रू दूध को निकाला जाता है, जिसकी वजह से जो गाय होते हैं वहां पे जब उनके दूध निकलते हैं तो बहुत ज्यादा पस जम जाता है और वो सारे पस आपके दूध में आते हैं। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स, ऐसे बहुत सारे जर्नल्स है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ जहां पे ये चीज प्रूव कही गई है कि 1 चम्मच आपके दूध में इतना पस होता है जो हमें बहुत ज्यादा बीमार कर सकता है। और उन गायों को इंजेक्शन दिए जाते हैं एंटीबायोटिक्स के, ताकि जो उनको इन्फेक्शंस हो रहे हैं उसको कंट्रोल में किया जा सके। तो गाय अपनी अपने बच्चे के लिए मॉम है, आपके लिए मॉम नहीं है वो, तो इसके लिए कहीं ना कहीं दूध को थोड़ा सा अवॉइड करिए। और आप एक चीज हमेशा नोटिस करिएगा, जिनको भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लैक्टोज इंटॉलरेंट की प्रॉब्लम है, बहुत सारी लेडीज को मेनोपॉज के टाइम पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा पेन होता है, आप बस एक काम करिए, दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को बंद करना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे आपकी जो एसिडिटी है वो अपने आप खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके पीछे रीजन पता है क्या है? जब तक हम छोटे होते हैं, जब तक हमारे दांत नहीं निकले होते हैं, या जब तक हम बहुत छोटे होते हैं, तब तक ही हमारी बॉडी दूध को डाइजेस्ट कर सकती है, तब तक ही हमारी बॉडी में रेनिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट होता है जो दूध को डाइजेस्ट कर पाता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब वो हार्मोन नहीं बनता है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि उनको लैक्टोज इंटॉलरेंट है, वो दूध को नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे, जिसकी वजह से बहुत सारी लोगों को इंडाइजेशन, गैस का प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। और हमें लगता है कि दूध तो बहुत ज्यादा जरूरी है, दूध के बिना तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम केसेस में दूध बंद करवाइए अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो। जिनको भी पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है, दूध बंद करके देखिए, आपको खुद ही रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने कुछ यंग लड़कियों में ये रिजल्ट्स देखे हैं। जिन भी लेडीज को मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज्यादा हॉट फ्लैशेस होते हैं, ये सारी प्रॉब्लम होती है, आप कुछ दिनों तक, आप 1-2 महीने दूध के प्रोडक्ट्स को बंद करके देखिए, आपको चेंजेस नजर आना स्टार्ट होगा। और ये मैं नहीं कह रही, ये बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में और कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इस पे ही बहुत सालों से काम कर रहे हैं, वो उनके सारी चीजें हैं। जिनको भी माइग्रेन है, एक्स है, बहुत ज्यादा ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, आपके जॉइंट्स में बहुत स्टिफनेस हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया, दूध बंद करके देखिए, आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरी चीज जो आपको वो करनी है वो है आपका ग्लूटेन। ग्लूटेन क्या होता है? क्या ये वीडियो की आवाज आपको सुनाई दे रही है? वीडियो की आवाज क्या आपको सुनाई दे रही है? ये मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताइएगा। चैट बॉक्स में एक बार बताइए। नहीं, नहीं, कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। ओके ओके, ठीक है, मैं आपको 1 मिनट, मुझे ये वीडियो आपको दिखाना जरूरी है। ये वीडियो मुझे आपको दिखाना है, तो बस 1 मिनट मैं आपको शेयर करती हूँ फिर। Speech. Now the wife, she has to do it because she thinks the doctor has said the husband will live longer if he eats wheat. Okay, ये वीडियो I'll tell you the तब तक मैं अपना truth. फोन Wheat चार्ज contains wheat gluten.
and wheat gluten is a direct damage to the pancreas. So wheat goes directly to your beta cells in the pancreas and keeps you a diabetic permanently. That is only disease mongering. I want my business. If every diabetic gets better and if there is no diabetes at all, what does the diabetic specialist do? Did you get the message? So friends, don't believe anybody but believe yourself. This is the most important thing. So health is enthusiasm to work. Get up in the morning and ask yourself, do I have to go to work today? And if you are enthusiastic, you say, I am healthy. 2, enthusiasm to be compassionate. Ask yourself, do I want to help somebody today? ओके सो अभी क्या है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। वो वीडियो दिखाना इसलिए जरूरी था। बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता है। जब हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं और उनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है और हम उनको कहते हैं कि अभी आपको ग्लूटेन बंद करना पड़ेगा, तो कहते हैं कि मैडम ग्लूटेन, डॉक्टर ने तो बोला है कि राइस नहीं खाना है, हमें चपाती ही खानी है। सो ग्लूटेन कैसे बंद कर सकते हैं? दूध कैसे, आपका व्हीट कैसे बंद कर सकते हैं? ये जो डॉक्टर मैंने आपको दिखाया, आप यूट्यूब पे जाकर, यूट्यूब पे ये वीडियो है, अब डॉक्टर हैं डॉक्टर BM हेगड़े जिनको पद्म भूषण मिला हुआ है। इन्होंने अपने इस वीडियो में बोला है कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है, ग्लूटेन एक ऐसी चीज है जो आपके पेनक्रियास को डैमेज करती है, स्पेशली अगर आपको लीकी गट का प्रॉब्लम है। तो जब भी कभी ऐसा हो कि शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि कल से आप व्हीट का जो चपाती है वो खाना बंद कर दीजिए, बट कोशिश करिए अगर आप ग्लूटेन की चपाती, आप ग्लूटेन का मतलब क्या है, जब हम गेहूं के आटे में पानी डालते हैं और उसको हम जब बनाते हैं तो वो चिपक जाता है, लेकिन वही जब हम ज्वार के आटे में, बाजरे के आटे में, मेज के आटे में या रागी के आटे में, नाचनी के आटे में हम जब पानी डालते हैं तो वो नहीं चिपकता। ग्लूटेन एक ऐसी चीज है जो ग्लू मतलब चिपकना, ये जाकर बहुत सारे केसेस में आपके डायबिटिक पेशेंट को कभी ठीक होने ही नहीं देगी। मैं आप सबके ग्रुप में ये वीडियो शेयर करूंगी, आप एक बार जाकर जरूर देखिएगा। इसका एक हिंदी भी है, मैं हिंदी भी डाल दूंगी। जब भी कभी किसी का शुगर कंट्रोल ना हो तो आपको क्या करना है, उनके ग्लूटेन की वजह आपको उनको ग्लूटेन फ्री चपाती देना है, मतलब उनको ज्वार, बाजरा, रागी उसकी चपाती पे लेकर आना है। अगर किसी को ये नहीं हो पा रहा है, बनाना नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ग्लूटेन की चपाती मतलब व्हीट के साथ कभी भी सिंगल व्हीट नहीं देना है, इसके साथ आपको कोई भी वेजिटेबल्स ऐड करके देना है। अगर आपने आटा इतना लिया है तो उसके साथ आपको कोई भी सब्जी आप ले सकते हैं, आप कैरेट ले सकते हैं, बीटरूट ले सकते हैं, पालक, मेथी, कोई भी वेजिटेबल्स आपको इक्वल मात्रा में उसके साथ चपाती के साथ मिलाकर लेना है। उससे आपका शुगर जो है वो शूट अप नहीं करेगा और हेल्प करेगा। कोशिश करिए अगर आप ग्लूटेन को अवॉइड कर सकते हैं अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो। तीसरी चीज जो आपको पेशेंट के डाइट से हटानी है वो है नॉनवेज। जो मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे वो सोच रहे होंगे मैडम आज फिर से नॉनवेज हमें याद दिला देंगी, क्योंकि नॉनवेज एक ऐसी चीज है जिसके अगेंस्ट मैं थोड़ा रहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स में जब हमने नॉनवेज बंद करवाया तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हुए। तो अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप नॉनवेज भी जरूर बंद करवाइए। आपको डेयरी या नॉनवेज मैंने बताया, बैड गट हेल्थ मैंने बताया, तो हमेशा याद रखिएगा बैड गट हेल्थ अगर है तो आपका शुगर कंट्रोल नहीं होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेस पे खासकर ध्यान दीजिए। मैं आज मेन आपकी सोल्यूशन पे ज्यादा बात करूंगी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और चीजें बहुत ज्यादा बतानी है। रिफाइंड फूड हमें अवॉइड करना है। जितना ज्यादा आप रिफाइंड फूड पेशेंट्स को देंगे, रिफाइंड फूड मतलब आपके जो भी पैकेट वाली चीजें होती हैं, जो भी रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, वो सारा रिफाइंड फूड के अंदर आता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ विटामिन डी, डायबिटिक पेशेंट धूप में जरूर बैठे, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, शुगर कंट्रोल नहीं होगा। आपकी मेडिसिन भी एक रीजन कहीं ना कहीं होती है आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाने के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका माइंडसेट अगर सही नहीं है कि अरे सारे लोग तो मेडिसिन खा रहे हैं ना, मैं भी मेडिसिन खा लेता हूँ, कौन सी बड़ी बात होती है। अगर आप में ठीक होने का एक जोश ही नहीं है कि मुझे ठीक होना है ना, तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो एक माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बात करें, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन को बैन किया गया जो बहुत सालों से डायबिटीज के ऊपर थी। कुछ मेडिसिन तो इतनी ज्यादा हार्मफुल होती हैं कि उनके बहुत सारे रिएक्शंस देखे जाते हैं। बात करें, कुछ मेडिसिन आगे चलकर पैनक्रियाटिक कैंसर जो भी आपको मैंने बताया उसके भी रीजंस देखे जाते हैं। अगर आपको हील करना है, ठीक होना है,
मैं हमेशा जब किसी पेशेंट्स को लेती हूँ तो सबसे पहले उनके मैं मेडिसिन टेपरिंग पे जाती हूँ, उनके मेडिसिन को धीरे धीरे कैसे कम करना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये सारी चीजें तो कर रहा हूँ लेकिन चलो ना मेरी मेडिसिन चलते रहने दीजिए, तो आप कभी भी हील नहीं हो सकते। स्टैटिन्स और कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन के ऊपर मैं कार्डियक प्रॉब्लम में बात करूंगी कि क्यों आज स्टैटिन और कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन जितना हो सके आप अवॉइड करिए और उसका क्या क्राइटेरिया है ये मेडिसिन को लेने का। दूसरा, बहुत सारे लोगों को ब्लड थिनर दिया जाता है। जब पेशेंट्स को हम प्लांट बेस्ड डाइट पे डालते हैं, प्लांट बेस्ड डाइट पे जाने के बाद जो बिल क्लिंटन ने जो डाइट लिया था वो डाइट मैं आपको बताऊंगी, उसको लेने के बाद आगे चलकर बहुत सारे पेशेंट्स में जिनको भी हार्ट का प्रॉब्लम है, ये कार्डियक प्रॉब्लम है, हम बात करेंगे, नेचुरल तरीके से ब्लड थिन होना स्टार्ट हो जाता है। आपको किसी भी ब्लड थिनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सारी चीजें हमें कोई नहीं बताता क्योंकि इसको बताने में पैसे नहीं लगते, मतलब इसको बताने में ना ये बिजनेस नहीं होता है। बहुत सारे पेन किलर्स हम खाते हैं, पेन किलर्स कभी भी हमारे दर्द को खत्म नहीं करता। और बहुत सारी पेशेंट्स ने डायबिटीज की दवा खा रहे हैं, बीपी की दवा खा रहे हैं, एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों? बहुत सारी मेडिसिन की वजह से भी एसिडिटी देखी जाती है। और आपको पता है ये सारे जो मेडिसिन है वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? लिवर में जाते हैं। लिवर को ही इनको मेटाबोलाइज करना पड़ता है, जिसकी वजह से आगे चलकर आपका लिवर डैमेज भी होना स्टार्ट हो जाता है। इसके भी ऊपर भी मैं आगे बात करूंगी कार्डियक प्रॉब्लम में कि हाफ लाइफ डोज क्या होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें बताने के लिए अब कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल चीजें नोट कर लीजिएगा कि अगर आपको डायबिटिक है आप, तो आप क्या क्या चीजें सामने वाले को बता सकते हैं। फेनुग्रिक सीड्स बहुत अच्छी एक चीज है, इसको लेने के दो तरीके हैं। अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो रात में फेनुग्रिक सीड्स को 1 स्पून 5 से 10 ग्राम आप पानी में भिगो के रख सकते हैं। सुबह उठकर उस पानी को आपको पीना है और कोशिश करिए अगर उस मेथी के दाने को अगर आप चबा के खा सके वेल एंड गुड, लेकिन बहुत कड़वा होता है, कुछ लोग नहीं खा सकते, तो किसी तरीके से उसको सॉलो करने की कोशिश करिए, लेने की कोशिश करिए। दूसरा तरीका, मेथी के दाने को आप हल्का सा मतलब रोस्ट करना है, हल्का सा तवे पे करके रोस्ट करना है, ज्यादा देर नहीं, और उसका पाउडर बना के रख लीजिए। और सुबह उठते ही आप चाहें तो उसका हाफ स्पून मतलब आप 5 ग्राम या 10 ग्राम तक आप उसका पाउडर कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो नेचुरल तरीके से आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। जामुन एक नेचुरल तरीका है जो आपके पैंक्रियास के बीटा सेल्स को अच्छा रखने में हेल्प करता है और इंसुलिन सेक्रेट करने में हेल्प करता है। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट हैं जो जामुन जरूर ले। जामुन नहीं मिल रहा है तो जामुन के सीड के पाउडर आते हैं मार्केट में, आप जामुन के सीड का पाउडर भी बिफोर ब्रेकफास्ट और बिफोर डिनर आप ले सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पता है डायबिटीज में एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है, दैट इज इन्फ्लेमेशन। फ्लैक्स सीड्स एक बहुत अच्छी चीज है जिसको आपको क्या करना है, 1 वीक का फ्लैक्स सीड्स का बिना रोस्ट किए हुए पाउडर, बहुत सारे लोग इसको रोस्ट करके पाउडर बनाते हैं बट नेचुरोपैथी में बोला जाता है इसको रोस्ट मत करिए। आप इसको रोस्ट मत करिए, उसको बस एक पाउडर बना के रख लीजिए और आप ब्रेकफास्ट के बाद या ब्रेकफास्ट के पहले एटलीस्ट 1 से 2 स्पून दिन भर में फ्लैक्स सीड्स का पाउडर जरूर लीजिए। इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3। आज हम सब की बॉडी में ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी अंदर से बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड है। ओमेगा 3 एंटी इंफ्लेमेटरी होता है और डायबिटिक पेशेंट के लिए फ्लैक्स सीड्स एक बहुत अच्छी चीज है जो आप डायबिटिक पेशेंट के डाइट में ऐड कर सकते हैं। एक बहुत ही सस्ती चीज है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको कैसे पेशेंट को शुरुआत करना है, जैसे एक पेशेंट मॉर्निंग में उठता है तो सुबह उठते ही 5-10 तुलसी के पत्ते ले और उसमें थोड़ा सा जिंजर का, एक अदरक का एक छोटा सा पीस डाले और उसको मुंह में रख के चबाए। कब तक उसको च्यू करना है? मिनिमम 5 मिनट्स तक उसको अपने मुंह में रखना है। जितना सलाइवा प्रोड्यूस हो सकता है, जितना लार प्रोड्यूस हो सकता है उतना लार प्रोड्यूस करें। ये चीज दोनों क्या करती है, आपके पेनक्रियास को सिग्नल देती है इंसुलिन सेक्रेशन के लिए। और उसके बाद आप वॉक पे जाइए। वॉक पे जाने के बाद आपको सनलाइट एक्सपोज करना है, मिनिमम 20 to 25 मिनट्स आपको सनलाइट लेना है। कब तक सनलाइट लेना है? सनराइज अगर आपका 6 AM होता है तो 6 AM to 8 AM आप सनलाइट ले सकते हैं। सनसेट अगर आपका 7 बजे होता है तो 5 PM to 7 PM आप सनलाइट लीजिए। सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब वॉक करके घर से आ रहे हैं, कहीं नारियल पानी दिख रहा है तो कोकोनट वाटर जरूर पीजिए। क्यों? जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी न्यूट्रिशन डेफिशिएंट होती ही होती है और मॉर्निंग में हमारे सारे रिसेप्टर्स बहुत एक्टिव होते हैं। तो अगर हम मॉर्निंग में
और कोकोनट वाटर नेचर का एक आप डिस्टिल्ड वाटर कह लीजिए वो होता है। तो जब आप कोकोनट वाटर लेते हैं तो आपके रिसेप्टर्स जो होते हैं वो उसको अच्छे से रिसीव कर पाते हैं और आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है उस पर हेल्प करता है। मेडिकल कंसिडरेशन में ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सारे टेस्ट आप अगर उनके करवा सकते हैं, जो भी लोग बहुत सालों से डायबिटिक पेशेंट है, 8-10 साल हो चुके हैं डायबिटिक पेशेंट में, आप उनके ये सारे टेस्ट करवा सकते हैं और आपको इससे बहुत सारी चीजें आइडिया मिलेंगी। जैसे HbA1c हम सबको पता है हमारा शुगर लेवल कंट्रोल करता है, CBC जरूर करवाएं। बहुत सारे लोगों का हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाता है विटामिन B12 की वजह से, फॉलिक एसिड की वजह से, आयरन की वजह से। तो आप इसमें एक अच्छा आयरन सप्लीमेंट आप ले सकते हैं या अपने डाइट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, आपने किसी का CBC चेक किया, उसका हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम है, ये साइन हो सकता है कि सामने वाले का किडनी डैमेज है। जब हमारा किडनी डैमेज होता है तो भी हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम होना कोई अच्छी चीज नहीं है। तो अगर कभी कभी बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन कम है तो प्लीज आप अपना किडनी का टेस्ट जरूर करवाएं। ESR का टेस्ट जरूर करवाएं। ESR का अगर टेस्ट आपका हाई आया है तो बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में। लिवर प्रोफाइल टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि जितने ज्यादा आप मेडिसिन खाते हैं उतना ज्यादा हमारे लिवर पे इफेक्ट करता है। और आपको पता है अगर आपका 60% भी लिवर डैमेज है तो भी आपके लिवर के टेस्ट नॉर्मल आ सकते हैं। इसके लिए प्लीज लिवर के टेस्ट पे कभी भरोसा मत करें, अपने सिम्टम्स पे ध्यान दें। आगे बात करें, किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों ही हमारे किडनी को डैमेज करता है। और माइक्रो एल्ब्यूमिन का टेस्ट जरूर करवाएं। अभी आपका किडनी हल्का फुल्का डैमेज नहीं भी हुआ है, आप माइक्रो एल्ब्यूमिन का टेस्ट जरूर करवाएं। ये क्या है ध्यान से समझिए, मैं एक डायग्राम से समझाती हूँ आपको। ये है आपका लिवर। लिवर एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। ये प्रोटीन बना के आपके ब्लड में डाल देता है। ये प्रोटीन का काम है, ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, हमारे ब्लड में 55% लगभग प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा को पकड़ के रखने का काम ये हमारा एल्ब्यूमिन करता है। अब हमारा जो ब्लड है वो हमारी किडनी के पास जाता है फिल्टर करने के लिए। हमारा किडनी दिन भर में 150 टाइम्स आपके ब्लड को फिल्टर करता है, अच्छी चीजों को वापस आपके ब्लड में भेज देता है और जो भी डैमेज खराब चीज होती है उसको यूरिन से बाहर निकाल देता है। हमारी दोनों किडनी में फिल्टर्स होते हैं, पता है कितने फिल्टर्स होते हैं? 10 लाख इसमें और 10 लाख इसमें। जब हमारी किडनी के फिल्टर्स ना डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, आप एक चाय बना रहे हो, आपका जो स्ट्रेनर है, आप चाय छान रहे हो, अगर आपकी वो छन्नी टूटी हुई है तो क्या होगा? चाय पत्ती भी आपकी चाय में गिर जाएगी। जब ये ब्लड आ रहा है यहाँ पे फिल्टर होने के लिए, किडनी का फिल्टर डैमेज्ड है तो क्या होगा? ये एल्ब्यूमिन वाला जो प्रोटीन है ना, इसको वापस आपके ब्लड में जाना चाहिए था, बट ये किडनी डैमेज होने की वजह से ये एल्ब्यूमिन आपके यूरिन में अगर आना स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका किडनी डैमेज हो रहा है। अगर माइनर लेवल पे हमने ये पकड़ लिया, अगर हमने माइक्रो लेवल पे ले लिया, तो अगर हमारा किडनी ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है तो भी हम प्रिकॉशन ले सकते हैं और अपनी किडनी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज अपना माइक्रो एल्ब्यूमिन का टेस्ट जरूर करवाएं। लिपिड प्रोफाइल तो कंपलसरी है, ये मैंने आपको पहले बताया है, और सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड और ये इन दोनों का हमें ध्यान रखना है। बात करें एनिमल प्रोटीन जो है उसको थोड़ा सा कम करें, क्योंकि एनिमल प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है और आगे चलकर ब्लॉकेजेस के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ा देते हैं। लेकिन प्लांट प्रोटीन जब आप लेते हैं तो वो आपका कोलेस्ट्रॉल कम करता है। कैसे कम करता है वो मैं आपको कार्डियक के सेशन में बताऊंगी, जो हमारा 4th सेशन होने वाला है। और पेशेंट को डॉक्टर आगे चलकर स्टैटिन्स पे डाल देते हैं, जो आगे चलकर और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके लिए माय फ्रेंड थायराइड का भी टेस्ट हमें जरूर करवाना है। इंसुलिन के जैसा ही हमारा हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, तो जब आपका इंसुलिन का हार्मोन खराब होता है तो आपके थायराइड में भी इशू होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग विटामिन डी पे ध्यान नहीं देते, प्लीज विटामिन डी का टेस्ट जरूर करवाइए। विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है। विटामिन डी हमारे खाने से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में सही नहीं है तो हमारा शुगर कंट्रोल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जब हम
सन एक्सपोजर नहीं लेते, धूप में नहीं जाते हैं, विटामिन डी हमारा कम होता है। जब भी हमारा विटामिन डी कम होता है, हमारा इम्यून सिस्टम इम्पेयर हो जाता है, इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करता। जब हमारा इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम होता है तो हमारा बीटा सेल डिसफंक्शन हो जाता है, सिस्टम में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, आपका लो इंसुलिन प्रोडक्शन होने लगता है, बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे चल जाती है, वो अल्टीमेटली डायबिटीज पे हो जाता है। लेकिन जब हम बहुत सारे डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें बहुत कम डॉक्टर बोलते हैं धूप में जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता है कि धूप, विटामिन डी हमारे डायबिटीज से इंटरकनेक्टेड होता है। इसके लिए प्लीज अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो धूप में जरूर जाना स्टार्ट करिए। तब जाकर जब आप धूप में जाना स्टार्ट करते हैं, आपके बीटा सेल अच्छे से फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं, आपका सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन कम होता है और आपके डायबिटीज में बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बात करें जिनको भी टाइप 1 डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है, उनमें हम सी पेप्टाइड और एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं, ये देखने के लिए कि अपनी ही बॉडी अपनी ही चीजों को डैमेज तो नहीं कर रही है। तो ये हम टाइप 1 डायबिटीज के हमारे कुछ टेस्ट होते हैं जो हम अपने पेशेंट्स में करवाते हैं। कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दिया जाता है, जैसे क्रोमियम एक बहुत ही अच्छी चीज होती है जो आपके शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, ये पालक वगैरह में बहुत अच्छा मिलता है। डायबिटिक पेशेंट एक चीज जरूर करें, रात में आमंड्स, कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो अपने खाने में जरूर लें। आपको विटामिन ई जरूर लेना है, क्योंकि जितना हमारी बॉडी में डायबिटीज की वजह से शुगर जितना बढ़ेगा, इन्फ्लेमेशन उतना ज्यादा होगा, फ्री रेडिकल्स उतने ज्यादा बनेंगे, उसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रॉ चीजें, खासकर नट्स, सीड्स, ये सारी चीजें अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करें। मैग्नीशियम बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग कहते हैं डायबिटिक पेशेंट लोग केला मत खाइए, बिल्कुल खाइए। आज मैंने आपको एक वीडियो भी सबमिट, आपके ग्रुप में मैंने एक वीडियो सबमिट किया था ना एम्स के डॉक्टर के, जिनको खुद बहुत सालों से डायबिटीज था, और जब वो प्लांट बेस्ड डाइट पे जाते हैं, केला से लेकर वो हर एक चीज खाते हैं जो उन्होंने इतने सालों से नहीं खाई थी, और उनको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लीज याद रखिएगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रक्चर्ड वाटर। स्ट्रक्चर्ड वाटर को मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगी। कुछ डायबिटिक के रूल्स है, बस इतना याद रखिएगा। अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, डेड फूड खाना बंद करिए, जो भी चीजें पैकेट में बन के आती हैं वो खाना बंद करिए। शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, हमें लाइव लिविंग फूड पे जाना पड़ेगा, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, हमें उस पे जाने पड़ेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी चीज, च्यू योर फूड प्रॉपरली। जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं, हमारी बॉडी को सिग्नल प्रॉपर नहीं मिल पाता है और हमेशा हम ओवर ईट करते हैं। तो जितना ज्यादा कहते हैं, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो वो आपकी जो स्पीड है, अगर आप टाइप 2 डायबिटीज है, अगर आप दवाइयों की मेडिसिन पे हैं, आपकी जो स्पीड है ना, उससे 2 टाइम्स स्लो खाइए, 2 टाइम्स स्लोअर खाइए। अगर आप टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट है तो आपको 3 टाइम्स स्लोअर खाना पड़ेगा, आपकी जो भी नॉर्मल स्पीड है। आप जितना स्लो खाएंगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी राइट अमाउंट पे इंसुलिन और राइट अमाउंट पे शुगर कंट्रोल कर पाएगी। आपको पता है, आपके खाने का स्पीड भी आपके शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। बात करें, तीसरा है, अपने खाने का एक टाइम बना लीजिए कि ब्रेकफास्ट में 10 बजे करूंगा तो मैं लंच 1 बजे ही करूंगा। ये जो ब्रैकेट है वो 15 मिनट्स ऊपर नीचे हो सकता है, बट उसके ज्यादा ऊपर नीचे मत करिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। डायबिटीज टाइप 1 में जैसा मैंने आपको बताया, सनलाइट के एक्सपोजर में रहिए। ये बहुत सारे ऐसे जर्नल हैं जो बताते हैं कि सनलाइट के एक्सपोजर में रहना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आप सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं रहते तो आपका पेंक्रियास प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना पाता। इसलिए मैंने सारे जर्नल्स के यहाँ पे वो भी डाल दिए कि ये सारे जर्नल्स है जो ये चीज प्रूव करते हैं कि डायबिटीज का धूप से बहुत गहरा कनेक्शन है। डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है, डेयरी प्रोडक्ट्स, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, बिस्किट, जैम, सॉस, ब्रेड, ये सारी चीजें बंद करनी पड़ेंगी अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो। एनिमल फूड एंड पोल्ट्री, ये सारी चीजें बंद करनी पड़ेंगी। रूल 7, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। रूल 8 जो मैंने अभी आपको बताया, तुलसी एंड अदरक को च्यू करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कोकोनट वाटर आपको लेना है, और कोशिश करिए अगर आप उस टाइम पे सनलाइट के में अगर आप बैठे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने जा रही हूँ, नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रेकफास्ट। जब भी कभी किसी का शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप एक लाइव एक्सपेरिमेंट करके देखिए। यहाँ पे जितने डायबिटिक पेशेंट है ध्यान से सुने। अगर आप रोज सुबह उठते हैं और आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लेकिन आप जब भी शुगर चेक कर रहे हैं वो 250-300 के ऊपर जा रहा है, 2 से 3 दिन क्या करिए, आप ब्रेकफास्ट में नाइट्रिक, अभी मैं आपको जो डाइट प्लान बता रही हूँ वो फॉलो करिए।
नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रेकफास्ट लीजिए। नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है, हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके अंदर जो एपिथेलियम, जो अंदर की लाइन होती है, वो बनाती है नाइट्रिक ऑक्साइड। जब हमारे अंदर की लाइनिंग डैमेज होने लगती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो पाता है और ब्लड प्रेशर और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमें सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में क्या करना है, सुबह उठे, वॉक पे गए, ये आप तुलसी और अदरक को च्यू किया, उसके बाद कोकोनट वाटर लिया, उसके बाद धूप में बैठे घर आए, ब्रेकफास्ट नहाया, और उसके बाद आपको नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रेकफास्ट करना है। इसका यहाँ पे रेसिपी लिखा है। स्प्राउट्स लेना है, जो भी हमारा मूंग होता है, मटकी होता है, उसका आप स्प्राउट ले सकते हैं। उसमें ग्रेटेड कोकोनट, नारियल डालना है। ध्यान से समझिएगा ये रेशियो मैं आपको क्यों बता रही हूँ। 20 ग्राम्स हमने आमंड्स डाला, जो हमारा रात में हमने बादाम सोक करके रखा है। टमाटर, बीटरूट, चिली, कोरिएंडर लीव्स एंड लेमन। क्यों? हमारे हर एक ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए एंड फैट होना चाहिए, तभी हम उसको बैलेंस कहते हैं, एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स होना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, कार्बोहाइड्रेट आपको स्प्राउट से मिल जाता है। आप जब कोकोनट लेते हैं तो कोकोनट में फैट होता है, प्रोटीन आपको स्प्राउट से मिल जाता है, आमंड्स आपको अच्छा खासा फैट दे देता है, और जो भी आप ये वेजिटेबल्स ले रहे हैं उससे आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलता है। आप किसी पेशेंट को ये नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रेकफास्ट करवाइए, 2 घंटे के बाद उसका शुगर चेक करिए, आपको उसका शुगर धीरे धीरे कंट्रोल होते दिखेगा। ये नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ही ब्रिलियंट ब्रेकफास्ट है, अगर आप किसी को ब्रेकफास्ट में मॉर्निंग में दे रहे हैं, अगर उसका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लिया, 11-12 बजे आप उसको कोई भी फ्रूट दे सकते हैं, आप उसको एप्पल दे सकते हैं, बनाना दे सकते हैं, कोई भी फ्रूट दे सकते हैं। और अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो खाने के पहले आपको एक रेनबो वेजिटेबल मील देना है। उसमें आप अच्छा खासा 2 टमाटर बड़े बड़े ले लीजिए, क्यूकम्बर, काकड़ी ले लीजिए, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, चिली, इन सबको, और 50 ग्राम चने की दाल को रात भर सोक कर लीजिए। सुबह उसको स्टीम करना है, उसको बॉईल नहीं करना, स्टीम करना है। और इन सारी चीजों को आप मिलाकर एज अ डिनर, एज अ लंच भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जब घर में बना हुआ कुक्ड फूड जो भी है, आप वो भी खा सकते हैं। तो ये रेसिपीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, अगर आप इन रेसिपीज को फॉलो करते हैं 100% आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। बेनिफिट्स है, रेनबो मील के बेनिफिट्स क्या देखे गए, ये आपके ब्लड बॉडी में शुगर लेवल कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो डोर्मेंट बीटा सेल्स हैं, मतलब जो सोए हुए बीटा सेल्स है, जो अभी इंसुलिन नहीं बना रहे, उनको भी ये स्टिमुलेट करता है। पता है क्यों? नेचर ने जो भी चीज बनाई है, आपको पता है हम ही एक ऐसे ह्यूमंस जो हैं वो कलर्स देख सकते हैं। हमारे लिए ये जो अलग अलग कलर्स की चीजें हैं ना मार्केट में, अलग अलग कलर्स के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हर एक कलर के अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जिनके बॉडी में अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं ये सारी चीजें। आपके खाने में कलरफुल चीजें जब आप डालते हो, आपने काकड़ी भी खाया, ग्रीन कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, आपकी बॉडी में जितने कलर्स जाते हैं उतना ज्यादा आपके बीटा सेल्स स्टिमुलेट होते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में ये सारी चीजें पब्लिश की गई है कि जब हम रेनबो मील लेना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखना स्टार्ट होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने में हेल्प मिलता है। ये हमारा था, और मैं आपको बहुत सारे ऐसे, ये जो डाइट प्लान है, मैं ये पूरा डाइट प्लान आपको मैं मेल करूंगी, इसमें एक एक स्टेप दिया हुआ है और बहुत सारे रेसिपीज दिए हुए हैं, डिनर में क्या करना है, नॉर्मल रिचुअल आपका क्या होगा, ये जो भी मैंने अभी आपको बताया सारा कुछ मैं आपको डाइट प्लान में देने वाली हूँ। ये हमारी आज की ट्रेनिंग है, और जितने भी लोग अभी भी हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है elementsoulacademy.com, ये मेरी वेबसाइट है, आप यहाँ पे भी जाकर मेरे कॉन्टैक्ट्स में जा सकते हैं। ये मेरा मेन वेबसाइट है elementsoul.com। यहाँ पे जैसे आप इस कोर्सेस पे क्लिक करेंगे तो ये वाली वेबसाइट आ जाएगी, मैं इसकी भी स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में भेज दूंगी। अब जितने भी यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कितने मेरे पीएमसी के स्टूडेंट्स हैं और होलिस्टिक हीलिंग के स्टूडेंट्स हैं, एक बार चैट बॉक्स में आप मुझे, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, जितने भी पीएमसी और होलिस्टिक हीलिंग के स्टूडेंट्स हैं, यस मैं भी लिंक शेयर कर दूंगी। ओके, बहुत सारे मेरे पीएमसी और होलिस्टिक हीलिंग के, ओके रेशमा जी हैं, ओके बहुत सारे मेरे पीएमसी के स्टूडेंट्स भी हैं और बहुत सारे लोग आज बाहर के भी हैं। तो पीएमसी के स्टूडेंट्स के लिए आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, कल इवनिंग में मैं हाफ एन आवर का एक ओरिएंटेशन क्लास लूंगी, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगी कि आपके पीएमसी के सर्टिफिकेट्स में कल आपको इशू कर रही हूँ, और कैसे लेना है, कैसे आपको जाना है, वो सारा कुछ मैं आपको कल बताऊंगी। तो आज मैं ग्रुप में आपके पोस्ट कर दूंगी, जितने भी पीएमसी के मेरे स्टूडेंट्स हैं आपको मैं पोस्ट कर दूंगी, और जितने भी होलिस्टिक हीलिंग के स्टूडेंट्स हैं उन सबको सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी इशू हो चुके हैं।
और जितने भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम होलिस्टिक हीलिंग का नेक्स्ट बैच कब आ रहा है, तो हम 9 जनवरी से अपना होलिस्टिक हीलिंग हम अपना लॉन्च फिर से कर रहे हैं, सेकंड बैच हमारा, क्योंकि बहुत सारे रिव्यूज हमें आए हैं होलिस्टिक हीलिंग के लिए। तो कल मैं वो भी अनाउंस कर दूंगी कि होलिस्टिक हीलिंग में हम और क्या नया ऐड कर रहे हैं, क्योंकि और भी मैं कुछ आपके लिए और होलिस्टिक हीलिंग को और एडवांस करके भी ला रही हूँ। और जितने भी मेरे होलिस्टिक हीलिंग के स्टूडेंट्स हैं, प्रिया जी भी हैं यहाँ पे, अश्विनी जी हैं, तो जितने भी हमारे होलिस्टिक हीलिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक एडवांस कोर्स भी आ रहा है। जैसे बहुत सारे हमारे होलिस्टिक हीलिंग के स्टूडेंट्स ने पूछा कि मैम हमें और क्या, अभी हमें और भी सीखना है, तो उनके लिए मैंने एक बहुत ही एडवांस कोर्स मैंने डिजाइन किया है, जो एक नॉर्मल कोर्स नहीं है। तो कल मैं आपको वो दोनों कोर्सेज के बारे में, पीएमसी और होलिस्टिक दोनों कोर्सेज के बारे में मैं आपको कल डिटेल में बताने वाली हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड है कि नहीं मुझे आगे भी अपनी ट्रेनिंग्स लर्न करनी है, तो कल उस सेशन में मैं आधे घंटे में ये सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो जितने भी पीएमसी और होलिस्टिक हैं सबके ग्रुप में एक एक लिंक चला जाएगा। और अगर हमारे जो नए लोग आए हैं, अगर उनको भी कुछ सीखना है, आगे मेरे साथ जर्नी में आगे जाना है, तो मैं अभी आधे घंटे के लिए चैट, 1 घंटे के लिए मैं चैट ऑन करने वाली हूँ। तो अगर जिनको भी इंटरेस्ट होगा वो आप उस ग्रुप में डाल दीजिए, तो मैं उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। और अगला जो बैच है हमारा वो होलिस्टिक हीलिंग वेबिनार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपके घर में जो भी लेडीज हैं, आपके घर में जो भी आपकी जो भी सिस्टर्स हैं, जो भी लोग हैं ना, उनको अगले बैच में जरूर इंक्लूड करिएगा, क्योंकि अगले बैच में मैं लेडीज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सब के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। टाइम कम है, 1 से 1.5 घंटा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अगला जो है वो मैं 2 घंटे तक शायद वो चला जाए। तो जितनी भी लेडीज है ना, आप उनको सबको ये लिंक फॉरवर्ड करिएगा। और 1000 की कैपेसिटी है, हम यूट्यूब पे कनेक्ट होंगे, तो जो भी लोग हैं वो यूट्यूब पे जाएंगे, और ये यूट्यूब पे वीडियो रहेगा नहीं, वीडियो वहां से हटा दिया जाएगा। और इसकी रिकॉर्डिंग्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, कैसे करूंगी वो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो जितने भी लोग हॉलिस्टिक ज्वाइन करना चाहते हैं और पीएमसी के सर्टिफिकेट्स कैसे मिलेंगे वो मैं कल आपको बताती हूँ। आप सबके ग्रुप में एक मेल आ जाएगा, तो कल हम फिर से जुड़ेंगे। बस हाफ एन आवर 40 मिनट्स का हमारा सेशन होगा। तो ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू कन्वर जी, थैंक यू अजय प्रजापति जी। सो मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, आप सब ने मेरे साथ आज साथ दिया यहाँ पे, और हमने एक अच्छा खासा प्रोग्राम हमने किया। तो अभी हम जो 4 टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, अभी ये तो जस्ट बिगनिंग है। जो मैंने आपके लिए मटेरियल तैयार किया है, आगे चलकर जो पीसीओडी और कार्डियक प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा और डिटेल में बात करूंगी। तो उसके ऊपर जो हम बात करेंगे, आपकी बहुत सारी डाउट्स, और मैं आपको चाहूंगी जो भी नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ ना, ये नॉलेज आप आगे लोगों तक पास ऑन करें। ये सारे वेबिनार्स की मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भी दूंगी, उसके साथ डाइट प्लान्स भी दूंगी, ताकि आप ये लोगों को फ्री में ये सारी नॉलेज बांट सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें नहीं पता है। तो मिलते हैं हम अगले प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं अभी ग्रुप, आप सबका ग्रुप अभी मैं चैट ऑन करूंगी, तो आप अपने ग्रुप में कैसा लगा आज का ट्रेनिंग, मुझे एक रिव्यू जरूर दीजिएगा। कैसा लगा आज का ट्रेनिंग, आपने क्या सीखा, वहां पे ग्रुप में जरूर मुझे रिप्लाई करिएगा। तो मुझे लगेगा कि मैंने जो सुबह से मेहनत की, इतने दिनों से मेहनत की है, तो उसका आपको कुछ अच्छा लगा। ठीक है संजना जी, मैं अभी सारी डिटेल्स आपको दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी।